फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से। फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर जो है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर की अपन कहानी पढ़े तो ये बेसिकली स्टार्टिंग का जो पेज है मैं आपको बताता चलूंगा हर पेज पे क्या है। तो ये क्या कराना है इस सेगमेंट में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इस सेगमेंट में पूरी हाइप बनाई है, ठीक है। इस ये वाले पैराग्राफ में पूरी हाइप बनाई गई है। हाइप कैसी बनाई गई है? हाइप ऐसी बनाई गई है, ये आ गए, हाँ हाइप, आग नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है, आग है। तो हाइप बनाई गई है यहां पे पूरी, जिसमें बताया गया है कि 14 जुलाई 1789 के दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि लोग जो है जो फोर्ट्रेस प्रिजन था फ्रांस में, बेस्टाइल, उस बेस्टाइल पे जाकर हमला कर देते हैं। क्यों हमला करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, किस लिए हमला किया, तो वो तरह तरह के हमारे दिमाग में भी सवाल आ रहे हैं ना। तो जैसे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी नहीं देखी है, उसको फटका पड़ता है यहाँ पे और फिर वहां से ड्रॉप बैक में जाती पूरी पिक्चर, तो अपन भी वही करेंगे कि पिक्चर पूरी पीछे ड्रॉप बैक में जाएगी, ठीक है। क्यों? तो ये एक इवेंट है कि फ्रांस के बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे एक जेल थी, वहां पे लोगों ने हमला कर दिया। क्यों हमला किया होगा? तो उसके लिए जैसे मान लो 14 ऑफ जुलाई 1789 का जो डेट है ना, तो इसके पहले की भी, ठीक है, बिफोर का भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा एस्पेक्ट, और इसके आफ्टर का भी हमें एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद का भी एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। यही फ्रेंच रेवोल्यूशन है। मैं तुम्हें एक स्लाइड लेके चल रहा हूं और एक स्लाइड के साथ में पूरा आखिरी तक लेके चलूंगा। तो ये जो हमारी एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड क्या बोल रही है कि 17 हाँ यहां पे लेते हैं, ये जो एक स्लाइड है, ये स्लाइड क्या बोल रही है कि 1789 को 14 जुलाई के दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है ना। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में पूरी एक स्टोरी होगी, समझ गए मेरी बात? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में पूरी एक क्या होगी, एक पूरी की पूरी स्टोरी होगी। ये तो एक इवेंट हो गया कि यहां पे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये समझेंगे पहले हम। इसी के साथ साथ में अपन क्या देखेंगे, इसी के साथ साथ में अपन देखेंगे कि इसके बाद में क्या क्या इवेंट हुए। तो ये पूरी एक इवेंट है, ठीक है। नेपोलियन तक की कहानी बताई गई है। नेपोलियन की डेथ होती है अल्टीमेटली, जैसे मैं अभी के लिए लिख दे रहा हूं यहां पे कि 1815 में नेपोलियन की डेथ होती है, ठीक है। मैं चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो नेपोलियन की डेथ होती है 1815 में। तो ये 1789 से 1815 तक क्या क्या हुआ, वो पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी है। अब जब ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था ना, तो इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते में क्या हो रहा था, इसी के पैरेलल में ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा होगा, तो इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पैरेलल में आपको क्या देखने को मिलता है, इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पैरेलल में कुछ सेक्शंस, जैसे कुछ सेक्शंस फॉर एग्जांपल क्या है, कुछ सेक्शंस फॉर एग्जांपल विमेन, ठीक है, कुछ सेक्शंस फॉर एग्जांपल विमेन, स्लेव्स और एवरीडे लाइफ, ठीक है। पैटर्न समझ पा रहे हो कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक तो कहानी रहेगी पूरी, अच्छे से समझना। अभी 2 मिनट में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये समझ लिया तो एक पूरी कहानी चल रही है और उस कहानी में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो आप एक दिन पे महिला की स्थिति नहीं देखोगे, आप देखोगे कि पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तब महिलाओं की क्या स्थिति थी, जब पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब स्लेव्स की क्या स्थिति थी, जब पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का लोगों की रोजमर्रा के जीवन पे, एवरीडे लाइफ पे क्या इंपैक्ट हुआ। तो ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में हैं। चैप्टर को बेसिकली हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक कहानी वाला पूरा पार्ट है और एक विमेन, स्लेव और एवरीडे लाइफ क्या एस्पेक्ट है, उसका पर्सपेक्टिव है। गॉट माय पॉइंट? तेजी से बताओ, क्लियर हुआ? एक बार तेजी से बताएंगे सारे बच्चे, क्या ये क्लियर है? समझ में आया ना? एसेंस समझ में आ गया चैप्टर का? चैप्टर का एसेंस समझ में आया? अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी मैंने सिर्फ तुम्हें चैप्टर को पढ़ने का तरीका, चैप्टर को समझने का तरीका बताया, ठीक है। ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। शुरू किया जाए 1789 तक पहुंचने के लिए उसके पहले की स्थिति से। तो जो बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला हुआ ना उस किले के ऊपर, तो ऐसा नहीं कि लोगों ने भांग की गोली खा ली और चलो हमला करते हैं, कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो यहां पे वही बताया गया है कि on the morning of 14 July 1789, the city of Paris was full of tension and fear. The king had ordered
ट्रूप्स टू एंटर इनटू द सिटी, ठीक है, कॉजिंग पैनिक। अब जब राजा ने ऑर्डर दे दिया ट्रूप्स को कि जाओ शहर में जाओ, तो लोग घबराने लगे। अगर आज तुम्हारे स्कूल के आसपास, तुम्हारे घर के आसपास आर्मी घूमने लगेगी, तो तुम खुद सोचने लगो क्या पता क्या है, टेररिस्ट तो नहीं आ गए, कहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो नहीं आने वाली है, तरह तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। वही लोगों के मन में भी आया। तो इससे क्या हो गया कि रूमर्स ऐसी फैल गई कि राजा जो है उनके ऊपर अटैक करवाने वाला है। और जब ऐसी रूमर्स फैली कि राजा उनके ऊपर अटैक करवाने वाला है, तो लोग जो थे, तो पेरिशियंस जो थे, पेरिस के लोग लगभग 7,000 मेन एंड वुमेन वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। वो एक पीपल्स मिलिशिया बनाते हैं, एक गुस्सेल भीड़ इकट्ठी होती है और वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला करना शुरू कर देती है, वहां से हथियार निकालना शुरू कर देती है। और राजा का किला जो था, जैसे कभी कभी ऐसा होता ना, एक अंकल से तुम्हारी बनती नहीं है, वो अंकल जो है, तो वो अंकल तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलने देते हैं, तो तुमने कसम खा के रखी कि अंकल तुम्हें तो नहीं मार सकते, नमस्ते अंकल जी, पापा मम्मी संस्कार नहीं दिए ना ऐसे, लेकिन तुम्हारी कार जो है अंकल, उस पर मारूंगा पत्थर किसी दिन। क्यों? क्योंकि वो कार भी अंकल की ही क्या है, प्रॉपर्टी है, वो अंकल को ही सिंबलाइज करती है कि नहीं? करना नहीं बेटा ऐसा। तो क्या होता है, तो वही चीज यहां पे हुई कि लोग गुस्से थे, राजा तो मिलेगा नहीं उन्हें, तो उन्होंने देखा कि राजा का किला, राजा के किले का बाजा बना देते हैं। तो जो ये गुस्सेल जनता थी ना, तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मार्च इनटू द बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन। वो बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे पहुंचते हैं। बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन क्या है कि बेस्टाइल किला था, वहां पे एक जेल थी, उस जेल के ऊपर हमला करते हैं, ठीक है। जेल पे हमला करते हैं किस उम्मीद में कि यहां इन्हें हथियार मिल जाएंगे, हथियार मिल जाएंगे तो लड़ने के लिए और मजबूत हो जाएंगे ना वो, फाइन। और जब वो किले पे हमला करते हैं तो किले की जेल तोड़ देते हैं, वहां के कमांडर को मार देते हैं। और वहां 7 कैदी थे, तो उनको बोलते थे कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। उन 7 के 7 कैदियों को आजाद करवा देते हैं। एंड आफ्टर मार्च एंड इंपॉर्टेंस, तो जब ये इवेंट हो गया, तो इस इवेंट को हिस्टोरियंस ने कहा कि दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वो चिंगारी थी जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे शुरू होगा, ठीक है। पूरे शहर में दंगे फैल गए, ठीक है। पीपल मेनली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि उस समय सिचुएशन भी ऐसी थी, ठीक है। कैसी सिचुएशन थी कि खाने के दाम बहुत बढ़ रहे थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस था। और इस इवेंट के बाद से सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं विच इज ऑल टुगेदर सेड अस फ्रेंच रेवोल्यूशन। समझ में आया? तो ये बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन का, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन है जो स्टार्टिंग में वो दिया है। अब सवाल यहां पे ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द इवेंट ऑफ 14 जुलाई। क्या इससे एसोसिएटेड नहीं है, बताओ। तो अगर आप जैसे देखोगे क्या इवेंट एसोसिएटेड नहीं है, तो 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, सही बात है। फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल पे स्टॉर्म कर दिया, कमांडर को मार दिया, 7 प्रिजनर्स को आजाद करवा दिया, और लुइस 16 जो वहां का राजा था उसको भी मार दिया। नहीं, लुइस 16 राजा को भी बचा के रखा है, इसको बाद में मारेंगे, तो ये सही नहीं है। इसके लिए ये राइट आंसर होगा, ठीक है। डी लगाया, कितने बच्चों ने डी लगाया? गुड। अब अगर अपन देखें कि ये जो इवेंट हुआ जो मैंने तुम्हें बताया ना, तो इस पेज को अपन अपने साथ लेके चलेंगे, जहां जहां जाएंगे ये पेज अपने साथ चलेगा। कहां गया बेटा? चलो हमारे साथ, ठीक है। हर एक पेज के बाद में इसको लेके जाएंगे अपन। ठीक है, इस पेज को अपन अपने साथ लेके चलेंगे, तो इस पे तुम्हें पूरा चैप्टर बनता जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जब चैप्टर खत्म होगा ना, तुम्हें एक पूरा चैप्टर एक पेज पे मिल जाएगा। अब अपने को ये देखना है कि 1789 में जो हुआ तो उसके पहले स्थिति क्या थी। तो यहाँ पे थोड़ा बैकड्रॉप में ले जाके, मतलब पीछे ले जाके बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ, बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे लोगों ने क्यों हमला किया। तो यहाँ पे सोसाइटी के बारे में बताया गया कि हाउ वाज द सोसाइटी, हाउ वाज द सोसाइटी। आप अपनी बुक में ये मार्क करते चलना, पेंसिल से लिखते चलना, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ लोगे ना तो रिवाइज करने के लिए ध्यान रहेगा एनसीईआरटी की बुक में कि कहां क्या बताया गया है, ठीक है। हाउ वाज द सोसाइटी, फ्रांस की ट्रेजरी खाली क्यों थी, रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी, ठीक है, रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। हाँ, रीजंस फॉर दी एम्प्टी ट्रेजरी, और क्या है, और टैक्सेस वगैरह के बारे में बताया गया। हाउ वाज दी सोसाइटी, ये तो मैंने लिखी थी, हाउ वाज दी सोसाइटी। तो ये कुछ 2-3 चीजें इस पूरे सेक्शन में बताई गई है। अब अगर आप देखेंगे तो कहानी कहां जा रही है, कहानी जा रही है 1774 में, कि 1774 में जो था, तो 89 के पहले तक का अगर हम सिस्टम देखें ना, तो इसके पहले तक का सिस्टम जो था, तो ओल्ड रिजीम चल रहा था यहां पे, ठीक है, ओल्ड रिजीम। तो ये ओल्ड रिजीम जो था, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर बताया गया कि सोसाइटी कैसी थी,
आपको बताया गया है कि ट्रेजरी खाली हो रही थी, ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी हो रही थी। ये सारी चीजें यहां पे बताई गई है कि ओल्ड रिजीम में क्या स्थिति थी, ट्रेजरी उनकी खाली हो रही थी, और ये वाला जो एस्पेक्ट है, ठीक है, ये वाला एस्पेक्ट आपको यहां पे बताया गया है। लिखते चलना तुम भी, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, मैं वैसे तो नोट दे दूंगा टेलीग्राम पे, बट स्टिल ये 1774 की बात हो रही है। 1774 में ये स्थिति थी। ठीक है, 1774 में ये स्थिति थी। नोट जब डाउनलोड करोगे तो सब क्लियर कट मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर हुआ? आप अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या था आखिरकार, तो जब राजा लुईस 16 बनता है, जब लुईस 16 बहुत छोटा था, और कितना छोटा था, तो अराउंड जैसे आप देखोगे तो लुईस 16 जब बॉर्बन डायनेस्टी का राजा बनता था वो 20 साल का था। ही वॉज मैरिड टू दी, लेकिन शादी हो गई थी भाई की कुछ था, तो 20 साल का था और शादी हो गई थी उसकी। ही वॉज मैरिड टू मैरिया एंटोनेट, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, राजकुमारी, शादी कर दी इनकी, ठीक है। लेकिन जब वो राजा बना ना तो उसको दहेज में खाली तिजोरी मिली कैसे, तो व्हेन ही बिकेम द किंग तो द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस वाज एम्प्टी, फ्रांस की तिजोरी खाली थी। मैं आपको बता रहा हूं क्या कि 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन का बाजा बजा दिया, तो वो क्यों बाजा बजाया, उसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे, ठीक है, उसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे, उसको अपन डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तो उसके पीछे के कारणों में आपको ये समझ में आएगा कि सबसे पहले तो जब राजा बना ना लुईस 16, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। सबसे पहली दिक्कत थी ट्रेजरी खाली थी। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय से क्या कर रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे, फ्रांस लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटेन के साथ, साथ ही साथ क्या है, बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे, पैलेस ऑफ वर्सेल्स बहुत बड़ा था, उसको मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता था, मैरिया इंटरनेट के बहुत खर्चे थे, शादी तो कर ली, बीवी कैसे संभालेगा, समझ में आया? फिर फ्रांस स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट हेल्पिंग दी 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटेन। अब क्या होता ना, ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन, अमेरिका ब्रिटेन का दुश्मन, तो अमेरिका और फ्रांस की आपस में दोस्ती हो गई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है दोस्त, तो वही यहां पे हुआ, तुम्हारा भी दुश्मन एग्जाम्स, मेरे भी दुश्मन एग्जाम्स, दोस्त हो गए ना अपन, तो दोनों क्योंकि एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। तो वैसे यहां पे क्या हुआ कि अमेरिका को मदद करवाता है फ्रांस, और अमेरिका की मदद करवाने के चक्कर में, ठीक है, खुद गड्ढे में चले जाता है। 1 बिलियन लिवर्स, लिवर्स वहां की करेंसी थी, इतने का उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, जो कि ऑलरेडी इंटरेस्ट वगैरह मिला के 2 बिलियन हो चुका था। द गवर्नमेंट हैड टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, यूजिंग मच ऑफ इट्स बजट जस्ट फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, और 10% जब इंटरेस्ट पे करना पड़ता था तो गवर्नमेंट का काफी सारा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में ही चले जाता था। अब ये जो टैक्स बर्डन था ये किसके ऊपर था, लेकिन कॉमन पीपल के ऊपर। तो अपन ने एक पार्ट तो देख लिया, जो मैं बता रहा हूं ना कि यहां पे आपको इस पार्ट में दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो कि फ्रांस की ट्रेजरी खाली क्यों थी, और दूसरी चीज वहां की सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी जो थी ना, वो सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आते हैं जो चर्च के अथॉरिटीज रहते हैं, सेकंड स्टेट में नोबेलिटीज आते हैं जो रूलिंग क्लास के राजा और राजा के रिश्तेदार वगैरह होते हैं, और थर्ड स्टेट में सारे कॉमन पीपल आते हैं, वर्कर्स, पीजेंट्स, मिडिल क्लास के लोग। अब लेकिन इन लोगों में क्या होता था ना कि टैक्स का बर्डन जो रहता था वो पूरा का पूरा क्या होता था कि ये जो जितना भी पैसा खर्च हो रहा है तिजोरी में से, ठीक है, चाहे वो आर्मी का हो, कोर्ट का हो, ऑफिस का, यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने का हो, ठीक है, इन सब के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता था, जो टैक्स लगाया जाता था, वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर लगाया जाता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो अमीर लोग थे वो लोग टैक्स नहीं देते थे, गरीब लोगों से टैक्स लेते थे, क्योंकि गरीब लोग की पॉपुलेशन ज्यादा थी। फाइन, तो इसी के चलते क्या होता है ना, इसी के चलते जैसे अगर आप देखोगे तो पीजेंट्स वगैरह जो थे वो बड़े नाराज थे, वो ये चाहते थे कि ऐसे सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, और जो वहां के किसान थे, पीजेंट्स थे, उनका अपने आप में स्ट्रगल था। तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन वर पीजेंट्स बट मोस्ट डिडंट ओन लैंड, ठीक है, तो 90% ज्यादा लोग क्या थे, पीजेंट्स थे, लेकिन अधिकतर लोगों के पास में जमीन ही नहीं होती थी, ठीक है, लैंडलेस पीजेंट्स हुआ करते थे। 60% लैंड जो थी वो नोबल्स और चर्च के पास थी, लेकिन ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे। साथ ही साथ क्या है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास में प्रिविलेजेस थे कि दे विल नॉट पे दी टैक्सेस, जो मैंने बताया। फाइन, और पीजेंट्स को अलग अलग प्रकार के टैक्स देना पड़ते थे, जैसे फ्यूडल ड्यूज देना पड़ते थे, जो राजकुमार हैं, जो राजा हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको जाके इन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। फाइन, उनको नोबल्स के जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, अब कोई राजा थोड़ा खेत में काम करने जाएगा तो उनके खेतों में काम करना पड़ता था।
फाइन। साथ ही साथ क्या है, आर्मी में काम करो, रोड बनाओ, तो मेहनत पूरी करवाते थे थर्ड स्टेट के लोगों से, और जो पैसा कमाते थे उस पर भी टैक्स लगाते थे, और फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग मजे लेते थे। तो ये अन्याय तो था, क्लियर कट अन्याय था। साथ ही साथ दो जो प्रकार के टैक्सेस थे, कौन कौन से, एक था टिथ और दूसरा था टेल। तो टेल एक डायरेक्ट टैक्स होता है, सॉरी टिथ जो था, तो टिथ क्या था, एक डायरेक्ट टैक्स होता था जिसमें 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट जो है, प्रोड्यूस जो है, जैसे मान लो मैंने 100 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस किया, तो 1/10वां हिस्सा जो रहेगा यानी कि 10 क्विंटल, वो मुझे टैक्स देना पड़ेगा चर्च को। तो एक टैक्स ये था टिथ, और दूसरा था टेल, जहां पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, जैसे जीएसटी लगता है ना आज, उस टाइप से। फाइन, तो टैक्सेस पूरे थर्ड स्टेट को देना पड़ते थे। तो यहां तक कहानी समझ में आई ना कि सोसाइटी कैसी थी, टैक्स कौन दे रहा था, तिजोरी खाली क्यों हो रही थी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ। अब अगर यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग थे। थर्ड स्टेट में पुअर सर्वेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर थे, पीजेंट्स आर्टिशियंस थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स और लॉयर्स भी थे क्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ जरा चैट में जल्दी। क्लियर है ना यहां तक। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, तो पढ़ो, इसी बात पे पढ़ो बेटा, बहुत पढ़ो इसी बात पे, मौसम बहुत अच्छा है, खिड़की के पास बैठ जाओ और पढ़ो। इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स भी थे। और ये लोग क्यों थे, तो मैं बता रहा हूं कि थर्ड स्टेट में जो आप देख रहे हैं ना कि कॉमन पीपल थे, तो कॉमन पीपल में भी कुछ लोग जो थे उन्होंने ट्रेड व्रेड करके पैसा कमा लिया था, और वो मिडिल क्लास के लोग कहलाने लगे थे, वो मिडिल क्लास के लोग कहलाने लगे थे। तो हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट प्रिविलेजेस डिड सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉयड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो अब आपको पता है कि फ्रेंच सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। व्हाट प्रिविलेज डिड सर्टेन सेक्शन एंजॉयड, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करते थे, उन्हें कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं पे करना पड़ता था, तो ये प्रिविलेजेस वो एंजॉय करते थे, समझे। Why was the French treasury empty when Louis XVI became king in 1774? लुइस 16 जब राजा बनता है तो तिजोरी खाली क्यों थी, तो वही वाले सारे पॉइंट, रीजंस मैंने आपको लिखवाए आगे, ठीक है, रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी लिख सकते हैं अपन इसमें। आगे बढ़े, अब आता है अगला, स्ट्रगल टू सर्वाइव, सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन। तो यहां पे क्या है ना, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो फुल सिचुएशन, ठीक है, इसके पीछे कह सकते हो रीजंस फॉर सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है वो समझाए गए हैं। रीजंस फॉर सबसिस्टेंस क्राइसिस एक्सप्लेन, सबसिस्टेंस क्राइसिस के रीजन जो है उसमें एक्सप्लेन किए गए इस पैराग्राफ में। क्या था सबसिस्टेंस क्राइसिस, समझना सिंपल, एक बार में समझ में आएगा कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी फ्रांस की, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई, ठीक है। फिर क्या है, खाने की डिमांड बढ़ रही थी वहां पे। अब दिखती बात है ना कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने को दे दो रे, तो पॉपुलेशन कुछ खाने को भी डिमांड करेगी, तो फूड डिमांड जो है, ठीक है, ग्रेन्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी, फूड ग्रेन्स की, स्पेशली ब्रेड, the main food for most of the people. However, grain production did not increase fast enough. तो जिस स्पीड से लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिस स्पीड से वो डिमांड बढ़ा रहे थे कि हमें खाने को चाहिए, उस स्पीड से, लेकिन उस स्पीड से क्या है, उस स्पीड से आपको क्या देखने को मिलता है कि ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। और इसी कारण से क्या है कि जब मान लो कोई सामान कम है और डिमांड ज्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि परचम की टिकट, परचम जब होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे चाह रहे होते हैं कि हम परचम में पार्टिसिपेट करें, जाएं देखें इवेंट, लेकिन हम तो एक वेन्यू पे अगर 5000 बच्चे बैठ सकते हैं उससे ज्यादा कैसे बैठाएंगे। तो बेटा ये गलती कभी नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टिकट ले लेते हैं और फिर टिकट को ब्लैक में बेचते हैं, और ऐसे बच्चे मिल जाते हैं ना तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, समझ में आया। तो गलती नहीं करना। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि खाने कम था, डिमांड करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, तो इसके चलते क्या होता है ना कि जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो गया खाने का, और जब वो बढ़ना चालू हो गया लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही थी, तो इसके चलते जो वर्कर्स वगैरह थे, ठीक है, इसके चलते जो वर्कर्स वगैरह थे, दे वर फीलिंग डिस्ट्रेस। और ये तो समस्या है ही कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, खाने की कमी, और जितना खाना है उसकी प्राइस बढ़ गई है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। इस पूरी गरीबी में आटा गीला कहां हो जाता था पता है? आटा गीला जब हो जाता था जब नेचुरल डिजास्टर आ जाते थे, तो कभी कभी सूखा पड़ जाता था, या फिर कभी कभी क्या हो जाता था, फ्लड आ जाती थी, या फिर कभी कभी ओले गिर जाते थे, और इस कारण से जो फसल होती थी वो खराब हो जाती थी। तब
तब क्या होता था, तब और बुरी स्थिति हो जाती थी, लोगों को जीवन यापन करने में, सबसिस्टेंस में प्रॉब्लम जाती थी। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, तो यहां आपको वही बताया गया कि व्हेन ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स लीड टू अ सिचुएशन, विच सिचुएशन इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या है, व्हेन पीपल कुड नॉट इवन अफोर्ड बेसिक फूड, सच क्राइसिस हैपन फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम बिफोर 1789। तो 1789 के पहले इस तरह की स्थिति जहां पे बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ये बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड है कि खाने को होना चाहिए, सही कीमत पे होना चाहिए, फूड ग्रेन्स वगैरह अवेलेबल हो, लेकिन जब वही नहीं मिलेगा तो इस सिचुएशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल है, क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब ये यहां पे वैसे सब लिखा है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड की डिमांड बढ़ती है, उससे प्राइसेस बढ़ते हैं, और नेचुरल डिजास्टर कभी कभी आ जाते हैं, तो बस गई भैंस पानी में। व्हाट माय पॉइंट, तो व्हाट डज सबसिस्टेंस क्राइसिस मींस, तो इसमें आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर व्हाट लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस, तो उसमें सिचुएशंस लिखोगे, रीजंस लिखोगे, जो रीजंस अपन ने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किए। समझ गए। अब देखो फील्डिंग सेट हो गई है भाई साहब, राजा की फील्डिंग। तो अब वो जो राजा के ऊपर हमला हुआ ना 1789 में, उसके पीछे का कारण बता रहा हूं कि ओल्ड रिजीम जो था, ओल्ड रिजीम मतलब क्या है कि रेवोल्यूशन के पहले वाला समय, 1789 के पहले वाला समय, उसमें बड़ी दिक्कतें थी। अब उन बड़ी दिक्कतों में क्या हो रहा है ना, ये जो टॉपिक है, ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। वाह वाह वाह, यहां तक समझ में आ गया, बताओ। अरे चिंता ना करो दोस्त, कितनी तारीख से एग्जाम हो, खड़े हैं ना तुम्हारे दिगराज सर, व्हाई टू फियर व्हेन दिगराज सर इज हियर, जस्ट फोकस ऑन दी क्लास। मैं आपको अभी आज पूरे 6 चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो उससे आपका बैकलॉग सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाँ, सुनो कैसे करेंगे, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के चैप्टर मैं लूंगा, 4 चैप्टर, मतलब 3 ज्योग्राफी के, 1 हिस्ट्री का, उसके बाद में 1 इकोनॉमिक्स, 1 सिविक्स का, आपको इसी लाइव स्ट्रीम में मेरे बाद में फिर सानिध्य सर आके पढ़ा देंगे। ठीक है, इसके नोट्स, हाँ नोट्स मिलेंगे बेटा, टेलीग्राम पे मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, गॉट इट। आ जाओ। तो अब क्या हो रहा है कि सिचुएशन आपको समझ में आ रही है ना, पुराने फ्रांस में तिजोरी खाली, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, जो थर्ड क्लास थे उनका स्ट्रगल था, खाने की समस्या, सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब इस पूरी स्थिति में, फाइन, अपना पेज ले आया, नहीं तो पेज छूट जाएगा बाबू पीछे, उस पेज को अपने को लेके चलना है। अब इस पूरी स्थिति में क्या होता है, देखो ये अपन ने देख लिया यहां तक। अब इस पूरी स्थिति में क्या होता है, इस पूरी स्थिति में जो मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास कौन है, तो तुम्हें ध्यान होगा मैंने बताया मिडिल क्लास के लोग वो हैं जो थर्ड स्टेट में थोड़ा सा पैसे वाले लोग थे। थर्ड स्टेट में थोड़े से पैसे वाले लोग मतलब क्या होता है सर, मतलब थर्ड स्टेट में कुछ लोग ऐसे थे ना जिन्होंने क्या करा, थर्ड स्टेट में, हैंड्स अप, थर्ड स्टेट में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ट्रेड वगैरह से 2 पैसा कमा लिया। फाइन, जिन्होंने ट्रेड वगैरह से 2 पैसा कमा लिया, तो वो मिडिल क्लास के लोग कहलाए। अब वो मिडिल क्लास के लोग जो थे ना, तो कहां गए, इधर है मिडिल क्लास के लोग। तो वो जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये मिडिल क्लास के लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन करना शुरू किया। तो यहां पे बताया गया वही कि क्या क्या बताया गया, मिडिल क्लास के बारे में बताया गया, हाउ दे इमर्ज्ड, मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई। फिर उसके बाद में अगली चीज क्या, हाउ दे इमर्ज्ड। फिर अगली चीज देयर आइडियाज, ये सब कुछ बताया गया है। साथ ही साथ रोल ऑफ फिलोसोफर्स बताया गया है कि फिलोसोफर्स कौन होते हैं, रोल ऑफ फिलोसोफर्स कौन होते हैं बता रहा हूं। तो जो लोग सोच सकते हैं, जो लोग विचार दे सकते हैं, ठीक है, जो लोग क्वेश्चन करना सिखाते हैं सोसाइटी को, वो फिलोसोफर्स होते हैं, रोल ऑफ फिलोसोफर्स। फाइन, तो ये सारा सब कुछ इस टॉपिक में बताया गया कि कैसे मिडिल क्लास इमर्ज होती है, मिडिल क्लास का क्या मानना था, और उनकी सोच को शेप देने में फिलोसोफर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो आइए, रोल ऑफ मिडिल क्लास एंड फिलोसोफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या होता है ना, पास्ट में जो पीजेंट रिवॉल्ट्स हुए, वर्कर्स जो थे, उन्होंने हाई टैक्सेस और फूड स्कैरसिटी के चलते क्या है, कभी कभी आवाज उठाई अपनी और अपने आप को ऑर्गेनाइज भी किया, ठीक है। लेकिन
कोई ऐसा मेजर चेंज आ नहीं पाया था, लेकिन वो बोलते ना कि अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फदक रहा था, ठीक है, धधक रहा था, सॉरी। तो वो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि अब मिडिल क्लास के लोग जो हैं, तो मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो बीच में कहां से आ गए मिडिल क्लास में, तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में तो जा नहीं सकते, वो तो राजाओं का और चर्च के लोगों का स्टेट था, मतलब उनका सेक्शन था। मिडिल क्लास के लोग थर्ड स्टेट में कैसे आए फिर, तो थर्ड स्टेट के कुछ लोग जो ओवरसीज ट्रेड करने लगे थे, मतलब जिन्होंने समय के साथ में क्या दो पैसा कमाना शुरू कर दिया, उनका ट्रेड व्रेड चलने लगा, तो उन्होंने पैसे से फिर शिक्षा ली, शिक्षा आदमी को सशक्त बनाती है, ठीक है, वही यहां पे होता है। तो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज्ड इन 18th सेंचुरी बिकमिंग रिच थ्रू ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, और फिर क्या क्या, दिस क्लास इंक्लूडेड मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम थर्ड स्टेट एंड दे वर एजुकेटेड, तो वो पढ़े लिखे थे, और उन्होंने अब जब पढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि ये जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग हैं, ये जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, खुद राजा बन के बैठे हैं, किसने बनाया इनको राजा, किसने बनाया राजा, ठीक है, इनके पास कोई हक नहीं कि राजा बन के बैठे रहे, देयर शुड बी इक्वालिटी, समानता होना चाहिए, सब में बराबरी होना चाहिए, उस चीज की बात करी इन्होंने। अब जब उन्होंने बोला कि सब में बराबरी होना चाहिए, समानता होना चाहिए, तो इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, इसी को चलते आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। फाइन, तो जो मिडिल क्लास के लोग थे, दे सपोर्टेड दी आइडिया ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की इन्होंने बात करना शुरू करी, और इसी के चलते आपको देखने को मिलता है कि ये मिडिल क्लास जो लिखा ना, ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, तो इस मिडिल क्लास ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि जो प्रिविलेजेस फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, उन्हें वो प्रिविलेजेस नहीं एंजॉय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब में समानता होना चाहिए। तो मिडिल क्लास ने सवाल उठाना शुरू किया, और वो सवाल उठाने में, अब दिखती बात है, कल को तुम एक जागरूक नागरिक बनोगे, है ना, कल को तुम सरकार से सवाल उठाओगे। क्यों बोल रहा हूं मैं इतने कॉन्फिडेंस से? क्योंकि मैं सिखाऊंगा ना यार तुम्हें, है ना। तो दिखती बात है कि मिडिल क्लास का भी थॉट प्रोसेस कैसे शेप हुआ होगा। तो मिडिल क्लास के थॉट प्रोसेस को शेप करने में फिलोसोफर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप बनके सब्जेक्टिव टाइप बनके क्वेश्चन आता है। फिलोसोफर्स कौन है? तो वो थिंकर्स जो सोसाइटी में सही गलत की सोच रखते थे, जो लोगों को बताते थे कि ये सही है या ये गलत है। फाइन, तो वो थिंकर्स जो है वो मिडिल क्लास के थिंकर्स कहलाए। तो वैसे अगर आप देखोगे तो फिलोसोफर्स कौन थे? पहला फिलोसोफर है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक अपनी बुक लिखते हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें वो बोलते हैं कि राजा को जो तुम भगवान बना देते हो ना, कि अरे डिवाइन राइट है राजा के पास में, वो गलत है। राजा भी आम नागरिक है, जनता के साथ में उसे जनता की तरह रहना चाहिए। तो ही अपोज द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ किंग, जॉन लॉक के बारे में बताया गया। सिमिलरली जीन जैक्स रूजो, तो रूजो कौन है? रूजो भी एक फिलोसोफर है, जिन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। सरकार ऐसी नहीं बनेगी कि आज राजा, कल राजा का बेटा, परसों राजा का पोता, तुम ही चलाते रहो। फिर सरकार बनना चाहिए बाय द कंसेंट ऑफ पीपल। जो लोग हमें गवर्न करेंगे उन्हें हम चूज करें, ठीक है, जो लोग हमें गवर्न करेंगे उन्हें हम चूज करें। इस चीज की बात करी किसने? रूजो ने अपनी बुक में। साथ ही साथ मोंटेस्क्यू की अगर बात करें तो मोंटेस्क्यू भी एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या लिखा? ही सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ पावर इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन अलग अलग ऑर्गन होना चाहिए। तीनों ऑर्गन में पावर जो है बराबर बराबर बंटना चाहिए, ठीक है, तीनों ऑर्गन में बराबर पावर बंटना चाहिए। एक आदमी के पास, राजा के पास पावर नहीं रहना चाहिए पूरी, ठीक है, पावर शुड बी डिवाइडेड। फाइन, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। और इन्हीं के आइडिया को आप क्या देखते हो, यूएसए जब आजाद हुआ तो यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। अब जब इन फिलोसोफर्स के आइडियाज लोगों ने पढ़े लिखे समझे, तो वो आइडियाज जो है ना, तो वो पब्लिक प्लेसेस जैसे सैलून्स हो गए, एक आदमी कटिंग करवा रहा है तो नहीं बोल रहा है भैया वो मोंटेस्क्यू जो है ना, मोंटेस्क्यू चाचा, उनकी बात सुनी तुमने? वो बोलते हैं कि पावर एक आदमी के पास नहीं रहना चाहिए। तो फिर चार लोग और डिस्कशन करते हैं, हाँ हाँ सही बोलता है, हाँ गलत बोलता है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में इन फिलोसोफर्स के आइडियाज जो है डिस्कस होना शुरू हुए, पब्लिक प्लेसेस में आइडियाज डिस्कस होना शुरू हुए। और लोग जो गुस्सेल बैठे थे, क्यों? ध्यान करना, टैक्स थर्ड स्टेट के लोगों को देना है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन है, खाने पीने को कुछ है नहीं, तो लोग बहुत गुस्सेल बैठे थे। और बैकग्राउंड में जाओ, राजा क्या प्लान कर रहा था तुम्हें पता है? इस पूरी स्थिति में राजा ये प्लान कर रहा था, क्या टैक्स बढ़ा देता हूं, तिजोरी खाली हो रही है, थोड़ा पैसा आ जाएगा। राजा तेरा बजेगा अभी बाजा रुक। तो समझ में आ गई ना पूरी कंटेक्स्ट समझ में, स्टोरी समझ में आए तो गिव मी थम्स अप। यहां तक पूरी अगर कंटेक्स्ट समझ में आया। अभी अपन ने रेवोल्यूशन पे आए ही नहीं है, अभी तो अपन देख रहे हैं रेवोल्यूशन के पहले क्या स्थिति थी, फ्रांस की स्थिति क्या थी, वहां का थॉट प्रोसेस क्या था, मिडिल क्लास आ रही थी, मिडिल क्लास का क्या सोचना था। गिव मी थम्स अप, जल्दी बताओ। यस
जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, सुनो मेरी बात मेरे लाल, नोट्स तुम्हें वहां पे भी मिल जाएंगे ऐप पे। ऐप तो चलाते होंगे ना, अपना ऐप है एक नेक्स्ट टॉपर्स का। ओके बाबू, चलिए तो अब क्या होता है ना, देखो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये बुक किसने लिखी थी? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, चोर को पकड़ लो रस्सी में जकड़ लो, चोर मांगे माफी चोर को दे दो टॉफी। मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू ने लिखी ना, तुम मत कर देना ऐसा, स्कूल में ये नहीं करके आना, पढ़ के आना है, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, समझ गए? मोंटेस्क्यू ने लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज। सही है, बी लिख रहे हैं जितने बच्चे सही लिख रहे हैं, गुड। चलिए बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। पानी पानी पानी, अंकल जी मेरा गला सूख रहा है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स, तो जैसे आप क्या करोगे, तीनों फिलोसोफर्स का नाम लिखोगे इसमें, है ना। तीनों फिलोसोफर्स का नाम लिखोगे, उनका डिस्क्रिप्शन दोगे कि उन्होंने क्या आइडिया दिया और वो सारा सब कुछ। तो ऑल थ्री फिलोसोफर्स, आइडिया, फाइन, उनकी बुक वगैरह के साथ में। अब क्या होता है, देखो दो चीजें चल रही है। लोग जो है नाराज हैं, पीपल का एक पार्ट है, उनके अपने क्या है इश्यूज हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, हम ही क्यों टैक्स दें। और दूसरा किंग जो है लुइस 16 जो था, उसके अपने इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं उसके, कि भैया तिजोरी खाली हो रही है, एम्प्टी ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी, ठीक है। और लोगों के अपने इश्यूज हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, लोगों के अपने इश्यूज है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, टैक्स उनको ही देना है। अब इस स्थिति में क्या होता है ना, राजा जो एक मीटिंग बुला लेता है। तो इस पैराग्राफ में वही बताया गया है, इस पैराग्राफ में पूरा वही बताया गया है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नहीं लिखेंगे, मतलब इस स्थिति में क्या होता है, एम्प्टी ट्रेजरी के चलते किंग कॉल्ड द मीटिंग। राजा ने कौन सी मीटिंग बोली, ध्यान रखना, मैं आपको पेजेस के सामने इसलिए लिखते चल रहा हूं कि तुम्हें आइडिया है कि इस पेज में क्या बताया गया है। राजा ने मीटिंग बुलाई किसकी, स्टेट जनरल की, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। अब ये स्टेट जनरल की मीटिंग क्या होती है, एक ऐसी मीटिंग अगर जिसके चलते राजा को अगर कोई टैक्स बढ़ाना है ना, तो टैक्स बढ़ाने के लिए उसको तीनों स्टेट्स के लोगों को बुलाना पड़ता था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। उसने वही करा कि तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया लुइस 16 ने। अब लेकिन जब तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया ना, तो यहां पे स्टेट जनरल की मीटिंग में हुआ क्या है ना, ये एक तरह का फेलियर रहा। क्यों फेलियर रहा, क्योंकि आपको ध्यान होगा ये लोग जो थे गुस्सेल बैठे थे और उन्होंने बोल दिया राजा बजा देंगे तेरा बाजा। क्यों, क्योंकि राजा यहां पे टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है, टैक्स कौन किसके ऊपर लगेगा, अगेन थर्ड स्टेट के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो यहां क्या होता है इस पूरे एपिसोड में वो समझते हैं अपन, फाइन। यहां क्या होता है इस पूरे एपिसोड में वो समझते हैं, और इस पूरे एपिसोड के साथ साथ में यहीं पे आपको वो जो 14 जुलाई 1789 ना वहां तक पहुंचाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखोगे तो लुइस 16 ने क्या करा, लुइस 16 में 5 मई 1789 के दिन ये मीटिंग बुलाई थी, फाइन। तो अपना वो पेज कहां है, ये यहां पे आ गया अपन। तो लुइस 16 ने 5 मई 1789 के दिन ये मीटिंग बुलाई थी। राजा ने 5 मई के दिन ये मीटिंग बुलाई, एक वो यहां पे बीच में आ जाएगा, फाइन। 5 मई 1789 के दिन स्टेट जनरल वाली मीटिंग। स्टेट जनरल वाली, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। मैं पूरी क्रोनोलॉजी के साथ बताते चल रहा हूं कि राजा ने स्टेट जनरल वाली मीटिंग बुलाई
क्यों क्यों बुलाई मीटिंग? भंडारा करवाया गया क्या मीटिंग में? नहीं, ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी ताकि क्या किया जा सके, ताकि टैक्स जो है ना, ताकि टैक्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है, टू इंक्रीज द टैक्स, टू इंक्रीज द टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए इसने ये मीटिंग बुलाई। आप देखो क्या होता है, यहां धूमता राणा होता है। फाइन, वही मैं पूरी कहानी बता रहा हूं। तो ये वाला मीटिंग का जो पहले फेलियर है वो समझाता हूं। तो स्टेट जनरल वाज कॉल्ड ऑन 5th of May 1789। लुईस 16 ने इस मीटिंग को बुलाया ताकि वो क्या कर सके, नए टैक्सेस प्रपोज कर सके। अब डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि पहले ऐसा होता था, अच्छे समझना, वोटिंग प्रोसेस समझा रहा हूं। डिमांड ये थी कि पहले ऐसा होता था कि तीनों स्टेट को एक एक वोट दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकंड स्टेट को एक वोट, थर्ड स्टेट को एक वोट। लेकिन थर्ड स्टेट में लोग कितने आए थे पता है? 600 लोग। फर्स्ट स्टेट में आए थे 300, सेकंड स्टेट में आए थे 300 और थर्ड स्टेट में लोग आए थे 600 लोग। तो अब थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि यार हम तो 600 लोग हैं और ये दोनों स्टेट के लोग मिला के 600 लोग हैं, तो अगर आप इनको भी एक वोट दोगे, मतलब पूरे स्टेट का एक वोट, पूरे सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे 600 लोग आधे आधे के बराबर हुए, है ना, इनके 300 और हमारे 600। अगर फर्स्ट स्टेट के 300 देखें तो उनको भी एक वोट है, सेकंड स्टेट के 300 देखें उनको भी एक वोट है, लेकिन थर्ड स्टेट के 600 लोग हैं और उनको एक ही वोट है। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड करा कि नहीं भैया, उन्होंने फिलोसोफर्स के आइडियाज पढ़ लिए थे ना, इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी होना चाहिए बराबर। तो ट्रेडिशनली ईच स्टेट हैड वन वोट गिविंग प्रिविलेज क्लास मोर पावर। और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की तो चट्टे बट्टे थे, इनकी तो दोस्ती हो जाती थी, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता था ना कि जो ये फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थे दोनों मिलके 2:1 कर देते थे, इनके दो वोट हो जाते थे, ठीक है। ये 2:1 कर देते थे कि थर्ड स्टेट को एक तरफ करो, फर्स्ट और सेकंड दोस्ती कर लेते थे। तो थर्ड स्टेट वाले ने क्या बोला इस बार, थर्ड स्टेट के लोगों ने, दे डिमांडेड वन वोट पर मेंबर इंस्पायर्ड बाय द रूसोज आइडिया। रूसो का आइडिया था ना, क्या होना चाहिए, जैसे रूसो ने बोला गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए, रूसो इक्वालिटी की भी बात करता था। तो रूसो के इस आइडिया से इंस्पायर होकर उन्होंने बोला कि नहीं, स्टेट वाइज वोट मत बांटो, अगर थर्ड स्टेट में 600 लोग आए हैं तो 600 लोगों के पास 600 वोट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेट में अगर 300 लोग आए तो उनके पास 300 वोट, सेकंड स्टेट में 300 लोग आए तो उनके पास 300 वोट होना चाहिए, जितने लोग उतने वोट, ठीक है। लेकिन राजा ने बोला मैं राजा हूं, तो किंग रिजेक्टेड द डिमांड, थर्ड स्टेट वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। जब राजा ने डिमांड रिजेक्ट करी तो थर्ड स्टेट ने भी बोल दिया ले रहे तेरी मीटिंग, ठीक है, हम नहीं बैठ रहे इस मीटिंग में। तो थर्ड स्टेट के लोग बाहर निकल गए, समझ गए। थर्ड स्टेट के लोगों ने मीटिंग को एक तरह से डिनाई कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि अब हम अपनी खुद की नेशनल असेंबली बनाएंगे। तो 20 जून 1789 में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब हम हमारी खुद की नेशनल असेंबली बनाएंगे। अब उन्होंने अपनी खुद की नेशनल असेंबली बनाने की बात कर दी, तो अपन इसको पेज में अपने ऐड कर लें भैया, ठीक है। अब अपने पेज में ऐड कर लेते हैं अपन इसको कि इसके बाद में क्या होता है, टैक्स इंक्रीज करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई, लेकिन वो मीटिंग तो फेलियर रही। और आपको क्या देखने को मिलता है कि जून में 20 जून के दिन नेशनल असेंबली बन जाती है 1789 में। नेशनल असेंबली उनकी डिमांड रिजेक्ट करके, उनकी जब डिमांड रिजेक्ट हुई तो उन्होंने बोल दिया कि अब अपनी खुद की नेशनल असेंबली बनाएंगे, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ऐसा होता ना कि नहीं कर रहे अब तुम्हारे यहां नौकरी, अब हम हमारी खुद की कंपनी बनाएंगे, बना दी। तो वैसे ही यहां पे भी हुआ। तो दी थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स मेट इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट एट वर्सेल्स, डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स द नेशनल असेंबली। तो थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठे होते हैं, एक मीटिंग करते हैं वो टेनिस कोर्ट में, और उस टेनिस कोर्ट में ही वो अपने आप को नेशनल असेंबली बनाते हैं। और वो कसम खाते हैं क्या कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे वो जाएंगे नहीं यहां से, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको सपोर्ट करने वाले आप जैसे देखोगे तो फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के लोग भी थे। जैसे मिराबियो एक नोबल फैमिली के व्यक्ति थे सेकंड स्टेट के, जो चाहते थे कि नहीं यार सबको बराबर राइट्स मिलना चाहिए, अच्छे लोग भी होते ना। वैसे आप अबेसियस को देखोगे तो अबेसियस जो है तो वो एक प्रीस्ट थे, क्लर्जी क्लास के, फर्स्ट स्टेट के व्यक्ति थे, जिन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट। अब भैया क्या हो रहा है कि कहानी समझ में आ रही ना, कहानी ऐसी चल रही है कि राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई, लेकिन वो मीटिंग एक तरह से फेलियर रही, लोग अपना अपना अलग निकल गए और उन्होंने बोल दिया अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू कर दिया। लेकिन उसी के पैरेलल ये तो सब टेनिस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, लेकिन फ्रांस की स्थिति तो वैसी की वैसी ही थी, चीजों की कीमत बढ़ रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं थे, ठीक है। तो फ्रांस की स्थिति तो वैसी थी, लोगों के अंदर गुस्सा तो वैसे ही था, स्थिति तो सुधरी नहीं।
फाइन। तो अब होता क्या है, तो वहीं फ्रांस में हार्श विंटर आता है, बैड हार्वेस्ट होते हैं, ब्रेड के जो प्राइसेस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, अगेन खाने के प्राइसेस, ठीक है। तो जो महिलाएं थी जो ब्रेड के लिए लाइन में खड़ी रहती थी, उनको गुस्सा आया एक दिन, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ब्रेड शॉर्टेज के चलते जो दुकानें वगैरह होती थी उन पे हमला करना शुरू कर दिया। और इसी के चलते राजा ने है ना वो ट्रूप्स को पहुंचाया था ताकि शांति बनी रहे, दंगे फसाद ना हो जाए। अब ये जो राजा ने ट्रूप्स को पहुंचाया ना, इसको कनेक्ट करो चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग से। वो जो ट्रूप्स आई थी और लोगों को ऐसी रूमर्स फैल गई कि राजा उनको मारना चाह रहा है, और उसी के चलते लोग फिर गुस्से में आके बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला करते हैं, बस वहीं आ गए हैं अपन। तो राजा ने वो ट्रूप्स को इसलिए पहुंचाया था सेना को कि पेरिस में स्थिति जो बिगड़ रही है उसको संभाल लिया जाए खाने की कमी के चलते, लेकिन लोगों को लगा कि राजा ने वो ट्रूप्स उन्हें कंट्रोल करने के लिए पहुंचाई है। तो इसी के चलते जो मॉब थी, एक जनता जो थी, तो दे अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल सिंबल ऑफ रॉयल पावर सीन एज अ टर्निंग पॉइंट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहीं से वो चिंगारी लगती है कि गुस्सेल जनता ने सोचा कि राजा बजा दे तेरा बाजा, और उन्होंने फिर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब उन्होंने जब हमला करा तो शहर में इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसी का इंपैक्ट गांव में भी होता है, तो गांव में भी ये खबर फैल जाती है, अफवाहें फैलती है कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो पीजेंट्स की फसल खराब करने वाले हैं। तो पीजेंट्स ने उन लैंडलॉर्ड्स के चैटवेक्स मतलब किलों पे हमला कर दिया, ठीक है, उनके सारे डॉक्यूमेंट जला दिए, उनके घर लूट लिए। बहुत सारे नोबल्स जो हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, उन्हें छोड़ छोड़ के भागना पड़ा। फाइन। और अल्टीमेटली क्या होता है ना कि नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट पे बना रहे थे, उस नेशनल असेंबली को लगता है कि अब राजा कमजोर पड़ रहा है, तो नेशनल असेंबली जो है, तो नेशनल असेंबली जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो राजा जाके बोलता है कि इस लड़ाई को रुकवा दो, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गई, मैं तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करूंगा, मैं तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। और अल्टीमेटली फिर क्या होता है, तो लुईस 16 जो था, तो लुईस 16 ने रिकॉग्नाइज करा कि ये नेशनल असेंबली सही है, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग चाह रहे हैं वैसा ही होगा, रेवोल्यूशन रुक जाए बस, ठीक है। ही एग्रीड दैट हिज पावर वुड बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राजा बोल दिया, राजा रेडी हो गया कि मेरी तुम जो पावर है ना उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर दो। मतलब द किंग एग्रीड टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। राजा ने क्या बोल दिया कि हाँ मैं तैयार हूं, मेरी पावर पे लिमिट लगा दो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर लूंगा मैं। समझ गए? यहां तक समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप, बताओ जल्दी। इज दैट क्लियर टिल हियर? बताइए दोस्तों। राजा के पसीने पसीने छूट गए। क्लियर हुआ? शॉर्ट रिकैप करेंगे बाबू, रुक तो जाओ, भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा रिकैप होगा मजा आ जाएगा। तो अब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ असेंबली इन प्रोटेस्ट वेयर द किंग रिजेक्टेड व्हेन द किंग रिजेक्टेड देयर प्रपोजल। ये असर्शन दिया है। क्वेश्चन देखो, रीजन क्या है? द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांड्स दैट वोटिंग राइट टू बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 2 वोट। क्या लगता है तुम्हें? असर्शन सही है? अगर असर्शन सही है तो क्या रीजन सही है? और अगर रीजन सही है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? What do you guys think? बाबू रीजन गलत है। 2 वोट की थोड़ी ना बात हुई थी, 1 वोट चाह रहे थे ना हर व्यक्ति के लिए 1 वोट। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। What were the main causes of the French Revolution? फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन कॉजेस क्या थे? What were the main causes of French Revolution? Which incident had led to the outbreak of revolution? तो मेन कॉजेस में आप पूरा लिखना चालू करोगे, एम्प्टी ट्रेजरी, अभी तक जितना पढ़ा, ठीक है। एम्प्टी ट्रेजरी के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है? रोल ऑफ फिलोसोफर्स, रोल ऑफ फिलोसोफर्स, है ना। फिर आप लिखोगे मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, 14 जुलाई का बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला, 14 जुलाई का इवेंट, इन सारे कारणों से रेवोल्यूशन हुआ। विच इंसिडेंट हैड लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन इन फ्रांस? तो आप बताएंगे क्या? 14 जुलाई वाला बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला होने वाला, है ना। चलो आ जाओ। तो अब दोस्तों, अब मजा आया, समझ में आया कि हम कहां पहुंच गए? हम कहां पहुंच गए समझ? अरे लाइन मिट गई यार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन कहां पहुंच गए हैं। तो अपनी जो चैप्टर की कहानी चालू हुई थी ना, तो 1789 में रेवोल्यूशन हुआ, तो अपन 1789 तक आ गए कि 1789 तक कैसे पहुंचे, ठीक है। 1789 तक अपन कैसे पहुंचे, क्लियर हुआ ये?
अब 1789 में जब एक बार आप पहुंच गए हो ना, तो अब इसके आगे क्या होता है? देखो यहां राजा एग्री कर गया किस चीज के लिए कि बना लो कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जी हां, तो इस पेज पे वही बताया गया, इस पेज पे वही बताया गया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम, मोनार्की वाला सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला मतलब क्या कि राजा रहेगा, राजा को हटाया नहीं उन्होंने, बोला राजा तू राजा रहे, ले तिलक लगा दे, तेरी आरती उतार दे, लेकिन अब तू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, तेज नहीं चलेगा। फाइन, और यहां पे फिर क्या क्या राइट्स दिए गए, राइट्स टू पीपल, वो सारी चीजें बताई गई है इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में, मतलब इन दो पेजेस में। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला सिस्टम भी मैं तुम्हें समझा दूं एक बार के लिए अगर, तो वो ऐसा कुछ सिस्टम था कि पूरी जो फ्रांस की जनता थी ना, अच्छे समझना, पूरी फ्रांस की जनता में से उन्होंने क्या करा, दो तरह की जनता बांट दी। कैसी दो तरह की जनता बांट दी? एक होंगे पैसिव सिटीजन्स, ठीक है, एक होंगे एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव पैसिव क्या है? इंग्लिश वाला एक्टिव पैसिव, एक दिन मैंने क्लास में पूछा आरंभ बैच में कि एक्टिव पैसिव से क्या समझ में आया, सर बोलते हैं हाँ इंग्लिश की क्लास में समझ में आया। मैंने बोला सुन मेरी बात, उड़ के चले जाए नहीं तो मैं चमगादड़ बना दूंगा। तो वो एक्टिव पैसिव अलग वाला है बाबू, हाँ ये वाला एक्टिव पैसिव जो है, तो ये एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन वाला एक्टिव पैसिव नहीं है, ये है बेसिकली पैसिव सिटीजन वो लोग हैं जो महिला हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं और जो मेन है लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। तो एक्टिव सिटीजन कौन है? सारे मेन अबाउट 25 ईयर जिनके पास में 3 दिन की लेबर के वेज के बराबर का पैसा है टैक्स देने के लिए, उन्हें एक्टिव सिटीजन बनाया गया। तो देवर एंटाइटल्ड टू वोट, इनको वोटिंग राइट दिया जाता था। और सारे जो भी विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो द 25 ईयर्स ऑफ एज है और 25 के अबव वाले मेन जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया, वो पैसिव सिटीजन कहलाए। अब ये एक्टिव सिटीजन्स वोट देते थे, इलेक्टर्स को चूज करते थे, इलेक्टर्स वोट देके नेशनल असेंबली को चूज करते थे, और नेशनल असेंबली जो है तो वो लॉ बनाती थी, लॉ बनाती थी। नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती थी, और यही नेशनल असेंबली जो है, यही नेशनल असेंबली जो है, यही नेशनल असेंबली जो है, तो ये क्या करती थी? यही नेशनल असेंबली राजा को भी कंट्रोल करती थी, किंग को भी कंट्रोल करती थी। समझ में आया? तो अभी क्या है, अभी तक राजा जो है तो खुला सांड बन के घूम रहा था, लेकिन अब राजा के ऊपर लगाम लगा दी गई है थ्रू लेजिस्लेचर। राजा के पास वीटो पावर होगी कि अगर राजा को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो राजा बोल सकता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है वो, लेकिन राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। वहीं पे जुडिशरी भी बना दी कि जो क्या करेगी, ये देखेगी कि राजा और लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाले सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो गया ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में पावर शेयर हो गई है। ये आइडिया किस फिलोसोफर का था? जल्दी बताओ चैट में, ये आइडिया किस फिलोसोफर का था? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर वाला आइडिया जो था, ये किस फिलोसोफर का था? हाँ जी, हाँ, तो ये 25 साल से कम के जो बच्चे हैं, इन्हें क्या मतलब, लोग जो हैं, बच्चे तो नहीं रह गए, इन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। तो एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन समझ में आ गया ना तुम्हें? मॉन्टेस्क्यू, यस, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करिए मॉन्टेस्क्यू ने, समझे? सेपरेशन ऑफ पावर जो है मॉन्टेस्क्यू ने बात करी है। चलो क्लियर? यहां पे वही, अब जो मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, ये पॉलिटिकल सिंबल भी समझाऊंगा। तो पहले अपन देखें तो पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली ने, जब राजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करेगी, तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली, हाँ, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन गोल वाज टू लिमिट द पावर ऑफ किंग। नेशनल असेंबली का मेन गोल यही था कि राजा की पावरों पे लगाम लगा दी जाए, ठीक है। तो पावर डिवाइड कर दी गई तीनों ऑर्गन्स में, जो मैंने बताया। कौन वोट दे सकता था? 25 साल के वो लोग जो टैक्स पे करते थे, ठीक है, इक्वल टू दी वर्कर्स वेज कुड वोट। दीज मेन वर नोन एज एक्टिव सिटीजन। इन मेन को क्या कहा जाता है? एक्टिव सिटीजन्स। और दूसरे जो पुअर मैन, विमेन को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया था। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे स्टार्ट किया गया?
कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, विमेन को राइट नहीं दिया था, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता था, राइट्स जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू ओपिनियन, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कुछ राइट्स गारंटीड दे रहा था जो कि पहले नहीं थे, लेकिन अब नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये सारे राइट्स दे दिए। अब ये जब राइट्स दिए ना, तो इन राइट्स को नेचुरल और इनएलिनिएबल राइट्स कहा गया कि ये ऐसे राइट्स हैं जो आपके नेचुरल राइट्स हैं, आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता, ये आपके पास हमेशा रहेंगे। तो दीज राइट्स वर कॉल्ड नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स, समझे, नेचुरल और इनएलिनिएबल राइट्स कहा गया है इन्हें। फाइन। अब उसी के साथ साथ क्या है ना, जैसे ये पेज पे आपको सिंबल्स दिए गए हैं, तो हर सिंबल कुछ ना कुछ दर्शाता है। जैसे ब्रोकन चेन आजादी दर्शाता है, स्लेव्स के द्वारा जब स्लेव्स आजाद हो जाते थे तो वो, ये ब्लू व्हाइट रेड ये नेशनल कलर ऑफ फ्रांस है, ये रेड कैप क्या है, जो स्लेव आजाद हो जाते थे तो वो पहनते थे। फाइन। ये बंडल ऑफ फसैक्स जो है, तो जैसे वो बचपन में कहानी सुनी ना कि एक बूढ़े दादा एक एक लकड़ी देते थे अपने लड़कों को तोड़ने के लिए, तो लड़के तोड़ देते थे, फिर वो बंडल बनाते थे तो बंडल नहीं टूटता था। तो वो बंडल ऑफ फसैक्स जो है, तो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि इकट्ठे रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। फिर ये इल्यूमिनाटी नहीं है बेटा, ठीक है, ये क्या है, आई विद इन दी ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। तो ये क्या है, ये आई जो है आंख क्या दर्शाती है कि सब देख रही है, और विद इन दी ट्रायंगल मतलब ये दर्शाती है, रेडिएटिंग लाइट मतलब कि प्रकाश। तो यहां पे वही बताया गया, एंड ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज एंड रेज ऑफ सन डिलीवर्स द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, कि अंधकार हटेगा और प्रकाश आएगा, वैसा। स्केप्टर जो है तो ये रॉयल सिंबल है, क्योंकि राजा भी तो था, तो राजा के लिए रॉयल सिंबल। फिर क्या है, विंग्ड वुमेन जो है, सोनपरी, सोनपरी नहीं है बाबू, ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ है, न्याय की देवी। वैसे ही एक लॉ टैबलेट भी है, जिसमें क्या है, सारे कानून लिखे हैं और ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये दर्शाता है। फिर एक स्केप्टर है, ये नोकिया का सांप नहीं है, स्केप्टर नहीं सॉरी, अ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल। तो ये जो है, ये सांप अपनी पूंछ क्यों खा रहा है, भूख लगी है? नहीं, ये एक रिंग बना रहा है और दर्शा रहा है एटर्निटी को, कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है कि निरंतरता है, जीवन चलता रहता है, ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। मतलब ऐसा दर्शा रहा है कि कहीं भी अंत और कहीं भी प्रारंभ नहीं है, ठीक है। तो सारे सिंबल्स जो है एक एक मार्क्स में पूछे जाते हैं, मैंने यहां लिख दिए सारे सिंबल्स। सिंबल्स के बाद में अब क्या है, नेशनल असेंबली जो है उसने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया था, बताओ जरा इसका आंसर। सर आपकी क्लास कॉमेडी शो ज्यादा लगती है, हंसो हंसते रहो, पढ़ते रहो, वही तो जरूरी है। सोनपरी देखी तुमने, ऊपर वाली लाल परी, नीचे वाली सोनपरी। सोनपरी एक पहले शो आता था, तुम सब 2004 के बाद पैदा हुए हो ना, और लेट, तुम तो मेरे हिसाब से क्या कितने सब 2008-9 वाले हो, 7 वाले हो, 7-8-9 में पैदा हुए हो। तुमने नहीं देखे होंगे, जब तक तो नाटक बंदी हो गए थे। सोनपरी एक नाटक आता था, सोनपरी। ठीक है, मोनार्क की पावर को लिमिट करना था, यस। 5 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप 5 फीचर्स में बताओगे कि सेपरेशन ऑफ पावर हो गया था, है ना, डिक्लेरेशन मतलब इट स्टार्टेड विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, वो लिख दोगे। एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन में बटा हुआ था। नेचुरल और इनएलिनिएबल राइट्स दिए थे, मतलब ऐसे अधिकार जो इंसान के नेचुरल राइट से जिन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता, उनसे अलग नहीं किया जा सकता, जैसे राइट टू लाइफ वो नेचुरल राइट है। इनएलिनिएबल मतलब जो आपसे अलग नहीं किए जा सकते, वो समझे, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अब आप बोल रहे हो सर हैप्पी एंडिंग, फ्रांस के लोग खुश रहना चाहिए। अब कि राजा था, राजा मान नहीं रहा था, लेकिन रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद में राजा मान गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ताली बजाओ, हैप्पी एंडिंग, पिक्चर खत्म। पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त। ऐसा नहीं होता, विलन जो होता है वो बाउंस बैक करता है, तो ये विलन ने बाउंस बैक किया। तो यहां पे वही बताया गया है कि फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की। तो यहाँ पे जो राजा था ना लुइस 16, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी पावर कैसे कम कर दी इन लोगों ने। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या बोल सकते हैं, रिवॉल्ट बाय किंग, राजा खुद प्लान कर रहा था, तो वो रिवॉल्ट बाय जो किंग था वो फेल होता है और वॉर होती है। वॉर में जीतते हैं लोग, वॉर में जीतने के बाद में क्या है कि रेवोल्यूशन कंटिन्यूड रहता है, ठीक है, रेवोल्यूशन कंटिन्यूज। अब यहां पे रेवोल्यूशन जब कंटिन्यूज रहता है तो वहां पे जैकोबिन क्लब बनता है,
मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर जो है वो पावर में आता है। ये जो है जैकोबिन क्लब के मेंबर है, इनके बारे में बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है, सैन क्लूटोस कहा जाता है इन्हें। और इसके बाद में अल्टीमेटली क्या होता है, इसके बाद में अल्टीमेटली आपको देखने को मिलता है कि पावर जो है, तो अब पावर जो है इस पैराग्राफ में बताया जाता है। पावर जो है सबसे पहले तो क्या होता है, पावर जो है तो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से, जो राजा था ना लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता था, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बनता है। ये सब समझाऊंगा अभी, रुको कैसे। और दूसरी चीज क्या होती है कि पावर नेशनल असेंबली से, नेशनल पावर जो है वो नेशनल असेंबली से, पावर नेशनल असेंबली से कन्वेंशन के पास आती है, कन्वेंशन के पास में आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को क्या करना है, पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ना है। तो सीक्रेट प्लान बाय लुईस 16। अब आप क्या देखने को मिलता है, तो दो ही साइंड 1791 कॉन्स्टिट्यूशन, लुईस 16 सीक्रेटली नेगोशिएटेड विद द किंग ऑफ प्रूशिया, ठीक है। तो माना कि राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर लिया था, लेकिन राजा जो ना बड़ा चालाक था, वो उसका ससुराल है ना ऑस्ट्रिया में, ध्यान आया तुम्हें, तो वही हो रहा है कि ऑस्ट्रिया के लोग ये सोच रहे थे हमारे दामाद के साथ वहां की जनता ने बहुत गलत किया, तो ऑस्ट्रिया वाले सपोर्ट कर रहे थे राजा को कि दामाद जी आप तो, ये नेशनल असेंबली को एक दिन हम हमला करेंगे फ्रांस के ऊपर और नेशनल असेंबली को खत्म कर देंगे और आपको वापस राजा बना देंगे, तिलक लगाएंगे, हमारी बेटी आपकी आरती उतारेगी, चिंता मत करो दामाद जी, ठीक है। तो हो क्या रहा था भाई साहब, राजा जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर चुका था, बट बिहाइंड द सीन ही वाज प्लानिंग अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द नेशनल असेंबली। तो दो साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, लुईस 16 सीक्रेटली नेगोशिएटेड विद किंग ऑफ प्रूशिया, अदर यूरोपियन रूलर्स, एंड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू दी, कह सकते हैं क्या, एंड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू दी, ट्रूप्स टू स्टॉप द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चला आ रहा है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को रोकने की पूरी प्लानिंग, पूरी बिल्डिंग सेट कर रहा था कौन, राजा। एक मिनट रुक जाओ, अपना पेज लेके आने दो मुझे, किधर गया पेज, ओ मेरे पेज, ये रहा। तो 1789 में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, अपने को ध्यान है, थोड़ा सा इसमें अपन पीछे रह गए, तो इसको पहले आगे कर ले। 1789 में रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद में क्या है, राजा ने बोल दिया मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता हूं, मारो मत, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है नहीं मारेंगे, रोए मत, तो उन्होंने बोल दिया नहीं मारेंगे। अब क्या है, तो राजा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लेता है। राजा कॉन्स्टिट्यूशन कब एक्सेप्ट करता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होता है, कब रेडी होता है, 1791 में। 1791 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय नेशनल असेंबली वॉज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो 1791 में क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने जो बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, किसके द्वारा, लुईस 16 के द्वारा। अब लेकिन क्या होता है ना, जो मैंने आपको बताया कि लुईस 16 बदमाश था थोड़ा सा, तो लुईस 16 के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और लुईस 16 के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया, तो वो दबाव में एक्सेप्ट किया उसने कि बहुत मारेगी जनता। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद में लुईस 16 अब अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहा था, कब, जैसे अगर आप देखोगे तो 1792 में लुईस 16 वाज प्लानिंग, क्या आपको देखने को मिलता है, 1792 में वॉर होती है, वॉर बिकॉज किंग वॉज प्लानिंग रिवॉल्ट। राजा रिवॉल्ट प्लान कर रहा था ना, राजा रिवॉल्ट, थोड़ा गर्म लाना, ज्यादा गर्म मत लाना, तो मुंह जला दो, पता लगे, ठीक है। तो राजा रिवॉल्ट प्लान कर रहा था, ठीक है, राजा रिवॉल्ट प्लान कर रहा था, इसी के चलते क्या होता है, फिर वॉर होती है। कैसे, वो मैं समझाता हूं, देखो। तो वो वॉर ऐसी होगी कुछ कि, हाँ, अप्रैल 1792 आते आते ये होता है कि रेवोल्यूशन को रोकने के लिए उसने अपना पूरे जो दोस्त थे प्रूशिया की मदद से और ऑस्ट्रिया की मदद से प्लानिंग कर ली थी राजा ने। लेकिन राजा हमला कर पाता इसके पहले ही जनता को पता लग गया, और जनता ने ही, जो नेशनल असेंबली थी ना,
तो नेशनल असेंबली ने ही वॉर डिक्लेयर कर दी किसके ऊपर? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ राजा मदद लेने वाला था, लेकिन राजा मदद लेता उसके पहले नेशनल असेंबली ने हमला कर दी। अब नेशनल असेंबली जब हमला किया तो हजारों की तादाद में वॉलंटियर जो हैं तो उस लड़ाई को ज्वाइन करते हैं, फाइन। और वो वॉलंटियर्स जो हैं तो मार्सेल्स प्रोविंस से निकलते हैं। वहां पे रॉबर्ट डे इज़ले ने एक गाना लिखा था, ठीक है, मर्सिलीज करके जो गाना लिखा था, तो वही गाना उनका नेशनल एंथम बन जाता है। वो गाना गाते हुए लोग जाते हैं और उस वॉर में क्या होता है, अल्टीमेटली नेशनल असेंबली प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को हरा देती है और राजा को बोलती है बाहर निकल घर के। प्लानिंग करता है तो गद्दार टियरसन का आरोप लगता है उसके ऊपर। टियरसन मतलब देशद्रोह का, क्योंकि देश अब नेशनल असेंबली चला रही थी और तुम नेशनल असेंबली को ही हराने की बात कर रहे हो, उसी को मारने की बात कर रहे हो। तो राजा को पकड़ लिया और राजा को जेल में डाल दिया। स्टॉप, राजा जेल में चले गया। लेकिन जब ये वॉर वाला टाइम पीरियड आ रहा था ना, तो दी वॉर ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब जब सब लड़ने गए 1792 में, भैया लोग सब लड़ने गए, तो जितनी भी भाभी लोग थी घर पे, दीदियां वगैरह थी, उन लोगों ने घर की जिम्मेदारी संभाली। ठीक है, ध्यान रखना, उन्होंने घर की जिम्मेदारी संभाली। मेन फॉट, विमेन मैनेज्ड होम्स एंड वर्कड। ये लाइन ध्यान रखना, अभी आगे बताऊंगा। मेनी पीपल फेल्ट कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि आज भी लेकिन नेशनल असेंबली में भी क्या है, नेशनल असेंबली में भी सबको वोटिंग राइट नहीं है, गरीब व्यक्ति को तो अभी वोटिंग राइट मिला ही नहीं है। तो लोगों को लगा कि अभी और रेवोल्यूशन को चलाए रखने की जरूरत है, समझ रहे हो, अभी और रेवोल्यूशन को चलाए रखने की जरूरत है, लोगों को ये लगा। और इसी के चलते क्या हुआ, व्हाइल मेन फॉट विमेन मैनेज्ड होम्स एंड वर्कड, मेनी पीपल फेल्ट दैट रेवोल्यूशन हैड नॉट गॉन फार इनफ एज द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन हैड ओनली हेल्प्ड द रिच। तो इसीलिए लोग चाहते थे क्या कि पुअर पीपल के लिए भी कुछ हो, और पुअर पीपल जो है तो जगह जगह पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिया उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। तो वो जो ग्रुप बनाने में आगे, सबसे आगे कौन था, तो सबसे आगे था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो है तो मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर ने बनाया था। विमेन ने भी अपने अपने ग्रुप बनाए। और अब ये जो जैकोबिन क्लब बनाया था, तो ये जैकोबिन क्लब की विशेषता ये थी कि ये एक ऐसा क्लब था जिसमें बहुत सारे क्या है, गरीब लोग थे, फाइन। तो जैकोबिन इंक्लूडेड पुअर पीपल, शॉपकीपर, आर्टिशियंस, डेली वेज वर्कर्स, ये सारे लोग, और उनका लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर। तो अभी जो जैकोबिन क्लब बनाया ना, तो ये जैकोबिन क्लब क्या चाहता था, देखो इनके लोग जो थे जैकोबिन क्लब के, ये ऐसी लॉन्ग ट्राउजर्स पहनते थे मेन, और टोपी लगाते थे, और विमेन जो है तो विमेन भी ऐसी स्ट्रिप्ड स्कर्ट्स वगैरह पहनती थी। और दे सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग वो हाई बूट्स पहनते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, नी ब्रीचेस। तो ये लोग ऐसे नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, और इसीलिए इनका नाम सैन क्लूटोस था, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, है ना, सैन क्लूटोस का मतलब। तो ये ऐसे कपड़े पहनते थे। अब क्या हो रहा है, ये ऐसे कपड़े पहनते थे, तो धीरे धीरे जैकोबिन क्लब जो है, जैकोबिन क्लब की पॉपुलैरिटी बढ़ती चलेगी। जैकोबिन क्लब के लोग रेड कलर की टोपी भी पहनते थे जब वो आजाद हो जाते थे, तो ठीक है। अब क्या होता है, अब आप जिस देखेंगे तो, लेकिन अभी भी लोगों को क्या लग रहा है, स्थिति नहीं सूझ रही है। तो लोगों को लगता था कि राजा तो देशद्रोही निकला ये वो। तो एक दिन अचानक 1792 में क्या होता है ना, कि लोग जो है तो वो क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। किसके ऊपर, अगस्त 1792 की बात बता रहा हूं। लोग राजा को जिस किले में रखा था ना, ट्यूलेरिस के पैलेस में बंदी बना के रखा था, वहां लोग हमला कर देते हैं और राजा को मार देते हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, राजा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी। तो पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे हमला करते हैं और लुइस 16 को जहां होस्टेज बना के, बंदी बना के रखा था, उस किले पे हमला करते हैं और लुइस 16 की फैमिली वालों के ऊपर हमला करके, मतलब मारते तो नहीं है लेकिन मारधाड़ मचाने की स्थिति बना देते हैं। तो अब क्या है कि लुइस 16 के ऊपर जब हमला होता है तो पावर में चेंज आ जाता है। जो जैकोबिन क्लब था उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है, इलेक्शंस होते हैं, तो उस इलेक्शन में क्या होता है ना, कन्वेंशन, मतलब नेशनल असेंबली की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है और जैकोबिन क्लब की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है। और जैकोबिन क्लब जो है तो एक सरकार बनाता है, जिस सरकार का नाम क्या था, कन्वेंशन, ठीक है। तो द कन्वेंशन वॉन द इलेक्शन, और सितंबर 1792 में क्या होता है, सितंबर 1792 में सरकार बनती है किसकी, जैकोबिन क्लब की, कन्वेंशन की। और वो जो सरकार बनाते तो सरकार में क्या बोलते हैं कि आज से मोनार्की खत्म, राजा पूरी तरह से खत्म, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि अब कोई राजा नहीं रहेगा, जो जनता के द्वारा चुना जाएगा वही व्यक्ति नेता बनेगा। और इस समय पे जनता ने किसको चुना, जनता ने इस समय पे चुना था मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर, जैकोबिन क्लब के लीडर को। फिर राजा रानी का क्या किया, झांझ बजा दी उनकी, हाँ। तो राजा रानी जो थे तो उनको टियरसन, देशद्रोह का आरोप लगाया। और 1793 में क्या किया, इन्हें आपको क्या देखने को मिलता है, पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड पे मैरिया एंटोनेट और लुइस 16 को लटका दिया, ठीक है, उनको फांसी दे दी गई। अब एक बार अपन अपने पेज पे चले तो तुम्हें ध्यान आएगा, पेज किधर हो, पेज, हाँ
अब जैसे 1792 है तो 1792 में बहुत सारी चीजें हुई। क्या क्या हुई? वॉर स्टार्ट हुई, वॉर के बाद में आप देखते हैं तो जैकोबिन क्लब की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है ना, जैकोबिन क्लब पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है, जैकोबिन क्लब की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है। अटैक होता है पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे, पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे। इसको पेज को ले चले, उधर जाए 2 मिनट रुक जाओ। कहां है पेज? पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे हमला होता है ना, समझ में आया? तो ये सब 1792 में ही हो रहा है। तो इसके चलते क्या होता है कि अब जो हमले के बाद में उन्होंने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया, और मोनार्की को अबॉलिश करके अब वो क्या करेंगे? रिपब्लिक बनाएंगे। बहुत ही नीचे आ गए क्या दोस्त? इंडिया साइज इन लोकेशन रुक जाना दोस्त, ज्यादा नीचे आ गए। कहाँ गया वो पेज? अरे यार ये भी सिरदर्दी है यार। एक मिनट रुकना बाबू। हाँ रुको रुको रुको, घूमी घूमी हो गया। पकड़ 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 पकड़। हाँ चलो इधर आगे निकला है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, यहां से बढ़ा देंगे। ठीक, तो कहां गया? हाँ, तो पैलेस ऑफ TUIELIERS ऐसे कुछ स्पेलिंग दिख रहा। पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे हमला होता है और फ्रांस क्या बनता है? फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। तो इतना सब कुछ 1792 में हुआ। अब इतना सब कुछ 1792 में जब होता है तो उसके बाद में 1793 में राजा को सजा सुना दी जाती है। अब राजा को सजा सुना दी गई तो अब सरकार किसकी बनेगी? अब क्योंकि रिपब्लिक बन चुकी तो अब एक इलेक्टेड पर्सन की सरकार बनेगी। और वो इलेक्टेड पर्सन कौन था? तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो इलेक्टेड पर्सन अब कौन बनेगा? मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर। तो मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर की सरकार बनी। पावर कहां से कहां आ गई देखो। अगर आपको एक बार यहां पे स्टोरी बता रहा हूं, हाँ, तो पावर टशल, स्टोरी ऑफ पावर। तो पहले किसके पास पावर थी? किंग के पास में स्टेट जनरल का सिस्टम चलता था, है ना, स्टेट जनरल का सिस्टम चलता था। अब स्टेट जनरल का सिस्टम खत्म हो जाता है और फिर किसके पास पावर आती है? अगर आपको ध्यान हो 1789 में ही नेशनल असेंबली के पास पावर आ जाती है ना, नेशनल असेंबली। अभी नेशनल असेंबली के पास से फिर पावर किसके पास जाएगी? नेशनल असेंबली के पास से अब पावर जाएगी 1792 में रिपब्लिक बन जाता है ना। कौन रिपब्लिक कैसे बनता है? तो आपको देखने मिलता है कि कन्वेंशन जो है मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, कन्वेंशन के पास पावर आ जाती है। समझ गए कैसे पावर टप्पा 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 हो रही है? नेशनल एंथम मर्सेल्स किसने लिखा? मर्सलीज किसने लिखा? रॉबर्ट दे इजले ने, ठीक है। मर्सेल्स प्रोविंस से गाते हुए निकले थे, गाने का नाम मर्सलीज, ठीक है। 10th वाले बच्चे मन नहीं हो रहा क्या 9th से आगे बढ़ने का? वापिस 9th में आना चाहते हो? हु फॉर्म द जैकोबिन क्लब? मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर, ठीक है। व्हाट मेजर्स ही हैड टेकन टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन इन फ्रेंच सोसाइटी? तो ये मेजर्स इनके भी अपने को पढ़ना बचे हैं, ठीक है। मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर ने क्या किया? तो अब यहां पे उस पैराग्राफ में बताया गया है, देखो। तो अब जब पावर आ जाती है मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर के पास में, तो 1739 में राजा को उन्होंने फांसी दे दी थी। तो 1739 से 1749 तक का टाइम पीरियड जो है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड रहेगा 1739 से 1749 तक का, आगे टाइमलाइन बढ़ा है। अब क्या है? 17 और 39 नहीं, 1793 से
1794 ये जो टाइम फ्रेम रहता है, ये जो टाइम फ्रेम था, तो इस टाइम फ्रेम को क्या कहा गया? इस टाइम फ्रेम को कहा गया है रेन ऑफ टेरर। रेन मतलब दौर, समय, REIGN वाला रेन, रेन ऑफ टेरर। टेरर मतलब डर का माहौल। क्यों डर का माहौल है भैया? तो क्योंकि इस समय पे क्या होता है ना, इस टाइम पीरियड में जो कन्वेंशन गवर्नमेंट बनती है, जो मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर सरकार चलाता है, तो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ सरकार चलाता है। इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ कि वो किसी को किसी प्रकार की लिबर्टी नहीं देता, किसी को किसी प्रकार की आजादी नहीं देता। तो लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अब ये रेन ऑफ टेरर में होता क्या है बेसिकली, तो यहां पे वही बताया गया है। जैसे ये वाला टॉपिक जो है, तो पूरा ये वाला टॉपिक जो है पूरा, तो इस टॉपिक में आपको क्या देखने को मिलता है कि रोबिस्पायर जो है, ठीक है, इस टॉपिक में रोबिस्पायर के टाइम फ्रेम को समझाया गया, टाइम फ्रेम को समझाया गया है। ठीक है, कैसे समझाया गया है? तो जो पीरियड रहा, इस पीरियड में फ्रांस को रेन ऑफ टेरर से संबोधित किया गया, क्योंकि जो मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर था वो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल और डर के माहौल से चलाना चाह रहा था देश को। तो उन्हें क्या स्टेप्स लिए? अभी कोई सवाल था ना यहाँ पे कि ये वाला सवाल कि क्या स्टेप्स लिए गए फ्रेंच सोसाइटी में मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर के द्वारा, तो उसने क्या स्टेप्स लिए? तो हर वो व्यक्ति जिसको वो अपना दुश्मन मानता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, जैसे एक्स नोबल्स, क्लर्जी, राइवल पॉलिटिशियंस, इवन हिज ओन पार्टी मेंबर, उसको जो लगता था कि मेरे लिए खतरा हो सकता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। और जिन लोगों को अगर मान लो आरोपी पाए जाते थे जो लोग, तो देवर गुलेटाइंड। गुलेटाइंड क्या है? गुलेटाइंड एक डिवाइस बनाई गई थी, ऐसी एक मशीन कि दो पोल होते थे, ऊपर एक ब्लेड होती थी और यहां आदमी का गला रखा जाता था। आदमी का गला रखा जाता था और आदमी के हाथ पैर सब पीछे काकरोच टाइप, और ऊपर से वो ब्लेड गिराई जाती थी, उसकी गर्दन खचाक। ये ऐसी एक मशीन बनवा ली थी उसने, इतना लोगों को मारा जा रहा था उस समय पे। उस मशीन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर गुलेटिन। तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने क्या कर दिया, इस मशीन का नाम रख दिया गुलेटाइन। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे फ्रेंड्स वाले। क्या मर्सेल्स प्रोविंस से गाना गाते हुए नहीं के नाम रख दो गाने का मर्सेलीस। ठीक है, डॉक्टर गुलेटिन ने बनाई है, डिवाइस का नाम रख दो गुलेटाइन। ठीक है, तो ये एक बिहेडिंग डिवाइस थी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन। मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक और सोशल कंट्रोल चाहता था, तो उसके चलते उसने वेजेस फिक्स कर दी, चीजों की प्राइस फिक्स कर दी। ठीक है, ब्रेड और मीट जो है तो राशन शॉप्स के थ्रू बेचे जाते थे। पीजेंट्स जो है तो पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था? ग्रेन्स जो है, पीजेंट्स हैड टू ब्रिंग ग्रेन्स टू द सिटीज टू सेल इट। आप बाहर किसी को नहीं बेच सकते हो, फिक्स्ड प्राइस होगी। इक्वालिटी ब्रेड सब खाएंगे, सब होल व्हीट ब्रेड खाएंगे, कॉल्ड द प्लेन ब्रेड। ठीक है, इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे। किसी के पास पैसा भी है तो भी वो व्हाइट फ्लोर यानी मैदा वगैरह नहीं खा सकता है। तो इस तरह से क्या है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल ले आया। इतना स्ट्रिक्ट रूल ले आया कि उसी के जो पार्टी के लोग थे, उसने इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए क्या है, जैसे सिटीजन और सिटीजन वाले वर्ड को खत्म, सिटीजन और सिटीजन वाले वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए। इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स ऑफ सर एंड मैडम, कोई सर मैडम नहीं होगा, सब सिटीजन है। ठीक है, चर्च वगैरह सब बंद कर दिए, उनमें बैरक्स बना दिए या फिर ऑफिसेस बना दिए जहां सामान रखा जाए या फिर हथियार वगैरह रखा जाए। तो इसने इतना स्ट्रिक्ट माहौल कर दिया इक्वालिटी लाने के चक्कर में कि उसका रूल इतना एक्सट्रीम था कि उसके सपोर्टर्स जो थे वो खुद मॉडरेशन मांगने लगे कि बस कर भाई। और एक दिन क्या हुआ, जुलाई 1794 में रोबिस्पायर को ही अरेस्ट करके ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन गुलेटाइन। बोला कि तेरी मशीन से तेरा गला काट देते, रुक जा। ठीक है, तो ये रोबिस्पायर का अंत हुआ। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताया, लेकिन अगर आपको कहानी से कनेक्ट करवाऊं ना, तो कहानी से कनेक्ट ऐसे करेंगे अपन कि नेशनल असेंबली को हटा के कन्वेंशन पावर में आया। कन्वेंशन में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट था जहां पे हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होगा। रोबिस्पायर को लोगों ने इलेक्ट किया, लेकिन जब रोबिस्पायर को लोगों ने इलेक्ट कर लिया तो उन्हें समझ में आया कि भैया भारी मिस्टेक हो गया हमसे, तो क्योंकि रोबिस्पायर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहता था। इतना कंट्रोल स्ट्रिक्ट कर दिया कि उसके लोग ही उसके अगेंस्ट हो गए और ही वॉज एग्जीक्यूटेड। समझे? 1794 में, शब्दों में उलझना मत था क्योंकि सीरीज याद नहीं रहती। 1794 में रोबिस्पायर को एग्जीक्यूट कर दिया। अब रोबिस्पायर के मरने के बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? तो पावर जो है ना, पावर कभी भी खाली नहीं रहती है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। तो जैसे ही रोबिस्पायर जाता है ना, डायरेक्टरी रूल्स दी फ्रांस, डायरेक्टरी का रूल आता है फ्रांस में। अब ये डायरेक्टरी और क्या बला आ गई है सर, तो एक बार के लिए अपन फिर से एक बार पावर शिफ्टिंग देखते हैं। पावर शिफ्टिंग एक बार के लिए फिर से मैं पावर शिफ्टिंग बता रहा हूं। सबसे पहले पावर किसके पास थी? सबसे पहले पावर किसके पास थी, कौन बताएगा?
सबसे पहले पावर, जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले पावर थी स्टेट जनरल, है ना, किंग के पास स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी जैसे वो। फिर उसके पास से पावर आई नेशनल असेंबली के पास, ध्यान है, नेशनल असेंबली के पास थर्ड स्टेट के लोगों ने पावर लिया है। नेशनल असेंबली में सिर्फ अमीर ही लोग थे, तो गरीब लोगों ने अपने दम लगाया, और कन्वेंशन के पास पावर आती है, कन्वेंशन के पास पावर आती है। अब ये कन्वेंशन जो है, तो कन्वेंशन के पास से पावर अब जाएगी किसके पास में, कन्वेंशन मतलब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर जब रूल कर रहा था, अब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर से भी पावर जाती किसके पास में, डायरेक्टरी के पास में है, डायरेक्टरी के पास में। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली वही बताया गया है कि ये डायरेक्टरी आखिरकार क्या है, ठीक है। तो एक्सप्लेन्ड, ये डायरेक्टरी को ही एक्सप्लेन किया गया है इसमें पूरा, ठीक है, इस पैराग्राफ में। चलो डायरेक्टरी क्या है, तो जैसे ही जैकोबिन, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, जैकोबिन गवर्नमेंट, जो वेल्दी मिडिल क्लास थी ना, जो नेशनल असेंबली में हुआ करते थे, उन लोगों ने वापस पासा अपने हाथ में ले लिया, अरे अरे गया 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 गया, ठीक है। तो द वेल्दी मिडिल क्लास टुक कंट्रोल आफ्टर रॉबिस्पायर एंड जैकोबिन गवर्नमेंट एंडेड, ठीक है। अब क्या है ना, इन्होंने फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 94 की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 94 में जैसे अगर अपना पेज जो है, तो यहां पे ये हो गया रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर के बाद में 94 में क्या होता है, एंड ऑफ रॉबिस्पायर, रॉबिस्पायर का एंड हुआ। फिर 1794 में वापस क्या आ जाएगा, अब वापस आपको देखने को मिलता है कि पेन कहां गया, हाँ 1794 में आपको देखने को मिलेगा वापस कौन आ जाएगा पावर में, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी रूल थी फ्रांस, अब डायरेक्टरी पावर में आएगी, डायरेक्टरी वापस पावर में आएगी। तो अभी जो डायरेक्टरी पावर में आएगी, तो डायरेक्टरी का क्या काम है वो मैं बताता हूं। ये 5 मेंबर बॉडी थी, हाँ 5 मेंबर बॉडी। इन्होंने ये देखा कि भैया ये जो जैकोबिन जब पावर में आया था ना, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर, तो ये अकेला आदमी था, तो अकेले आदमी ने तांडव मचा दिया। एक आदमी की पावर को चेक नहीं लगा सकते हो, 5 लोग रखो तो उसमें क्या आएगा कि कोई एक आदमी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कन्वेंशन गवर्नमेंट के बाद में, जहां पे पुअर पीपल और नॉन प्रॉपर्टी ओनर को वोटिंग राइट जो जैकोबिन क्लब ने दे दिए थे, क्योंकि जैकोबिन क्लब में तो पुअर पीपल ही थे, तो वो वाला अधिकार फिर हटा दिया कि अब वापस से वोटिंग राइट वैसे ही एक्टिव पैसिव सिटीजन जैसा हो जाएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही वोटिंग राइट दिया जाएगा, ठीक है। पावर वॉज गिवन टू 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन्होंने क्या बोला कि 5 लोगों की बॉडी रहेगी, डायरेक्टरी जो रहेगी एग्जीक्यूटिव बॉडी। पहले एक राजा होता था या फिर एक हेड ऑफ द स्टेट होता था, जैसे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर बना था राजा के बाद, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया क्या कि अब हम डायरेक्टरी बनाएंगे जो कि 5 लोगों की बॉडी होगी। दिस वाज डन टू प्रिवेंट वन पर्सन फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल, फाइन। लेकिन इसके साथ साथ में अब 2, जैसे पहले नेशनल असेंबली एक होती थी, तो अब इन्होंने बोल दिया अब 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। तो पावर स्ट्रक्चर कैसे होगा अब कि जनता है, ये वोटर्स, वोटर्स क्या करेंगे, वोट देके एक काउंसिल को इलेक्ट करेंगे, दूसरे काउंसिल को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये 2 काउंसिल जो लेजिस्लेचर हो गया, और एग्जीक्यूटिव में क्या है 5 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। तो एक ये बॉडी हो गई, दूसरी ये बॉडी हो गई, ठीक है। तो अब इस तरह से उन्होंने सिस्टम जो है थोड़ा चेंज कर दिया। अब होता क्या है ना, लेकिन जब ये 5 मेंबर की बॉडी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाते हैं, तो ये डायरेक्टर्स और काउंसिल जो है आपस में लड़ते रहते थे। जनता के मुद्दे तो बाद में सुलझाएंगे, तो दे ऑफन आर्ग्यूड एंड ट्राइड टू रिमूव ईच अदर, फाइन। ये आपस में लड़ रहे हैं। अब क्या होता है, जब 2 लोग आपस में लड़ते रहते हैं तो तीसरा जीत जाता है, वही होता भी है। तो दिस अनस्टेबल गवर्नमेंट लेड टू द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ए मिलिट्री डिक्टेटर। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो 1994 में इसकी डेथ के बाद में डायरेक्टरी बनती है ना, तो डायरेक्टरी बड़ी अनस्टेबल थी, और इस अनस्टेबल डायरेक्टरी का ही फायदा उठाते हुए आपको क्या देखने को मिलता है, अराउंड 1798-99 के टाइम पीरियड से ही नेपोलियन का राइज स्टार्ट होता है, ठीक है। नेपोलियंस राइज, नेपोलियन पावर में आना स्टार्ट होता है, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का इनस्टेबिलिटी का एडवांटेज लेते हुए। अब ध्यान देना बच्चों, 2 मिनट में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। इधर ध्यान दो, फाइन। कहानी अब यहां पे खत्म भी हो रही है, और
क्या होगा, अल्टीमेटली 1815 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है, ठीक है। नेपोलियंस डिफीट, नेपोलियन हार जाता है, ठीक है। नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है। तो आप सुनो, ध्यान दो इधर अच्छे से, क्या पढ़ा अपन ने चैप्टर में, क्या पढ़ा चैप्टर में अपन ने? यहां से जो कहानी शुरू करी थी 1774 से, ये कहानी आपकी आ गई 1815 तक। ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन है। रिकैप करवा दूं, समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया तो एक बार रिकैप करेंगे। रेस्ट इन, क्या नेपोलियन ही नेपाली था? बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, सारे मीम देखना बंद हो जाएंगे तुम्हारे। नेपोलियन ही नेपाली था। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कहानी खत्म हुई है। मैंने बताया था चैप्टर में दो चीजें, कहानी के हीरोज को तो पढ़े अपन, चैप्टर खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, कहानी खत्म हुई है बस। अरे ब्रेक नहीं बाबू, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, गंदी बात। कहानी अब देखो, अभी तो मजा आएगा। अभी ये चैप्टर भी खत्म होगा और एक और चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद ब्रेक दूंगा, मल्टीपल ब्रेक नहीं दूंगा, समझे? सुनो, अरे देखो यार इधर क्या है कहानी। कहानी ऐसी है कुछ कि 1774 में आप देखते हो ओल्ड रिजीम था, सोसाइटी कैसी थी अपन ने वो देखा। उस सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस था, ट्रेजरी खाली थी और ये सारी दिक्कतें थी। और इसी के चलते क्या है, टैक्स बढ़ाने के लिए आपको देखने को मिलता है कि 1789 में 5 मई को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है राजा तो इंक्रीज दी टैक्स। लेकिन क्या होता है कि राजा की उस मीटिंग में फेलियर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि थर्ड स्टेट डिमांड कर रही थी क्या कि इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और थर्ड स्टेट ने फिर दे वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल और उन्होंने अपना नेशनल असेंबली बनाया। अब जो नेशनल असेंबली बनाया तो 20 जून को नेशनल असेंबली बना लिया, लेकिन स्थिति और बिगड़ती चली जाती है और 14 जुलाई पे अल्टीमेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है। लोग बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला कर देते हैं। फिर ये 14 जुलाई 1789 के बाद क्या बदलता है, तो जो नेशनल असेंबली को राजा एक्सेप्ट करता है ना, उस नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन राजा के लिए बन के रेडी हो जाता है 1791 आते आते। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिर क्या है, अब राजा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो जाएगा। लेकिन राजा के मन में खुन्नस थी, तो राजा ने 1792 में क्या है, सीक्रेटली प्लान कर रहा था कि वो रिवॉल्ट करेगा नेशनल असेंबली के अगेंस्ट में। लेकिन लोगों को पता चल जाता, तो 1792 में वॉर शुरू होती है, ठीक है। कौन सी वॉर शुरू होती है, तो जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर शुरू होती है, उस वॉर में वो राजा को हरा देते हैं, मतलब उन कंट्रीज को हरा देते हैं, राजा को बंदी बना लेते हैं। लेकिन लोग चाह रहे थे कि और रेवोल्यूशन कंटिन्यूड रहे, तो उसी समय पे जैकोबिन क्लब बन रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चले जा रही थी जैकोबिन क्लब की। साथ ही साथ क्या होता है कि यही आम जनता जो है तो 1792 में ही क्या करती, पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज पे हमला कर देती है और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है। यहाँ पे कन्वेंशन जो उसकी सरकार बनेगी अभी 1793 में, सरकार बनती भी है 1793 में। 1793 से 94 तक एंड क्या बोल सकते हैं, रेन ऑफ टेरर रहता है, रेन ऑफ टेरर रहता है। और नेपोलियन भी इसी मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर भी इसी समय में हार जाता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर के हारने के बाद में 1794 में पावर में कौन आता है, डायरेक्टरी। ये 5 मेंबर की एक इलेक्टेड बॉडी है, समझ में आ रहा है ना, पावर, स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली से कन्वेंशन, कन्वेंशन से डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी के पास पावर आई, अभी जो डायरेक्टरी के पास पावर आई ना, तो इस डायरेक्टरी में 5 मेंबर की बॉडी थी, इनस्टेबिलिटी थी, काउंसिल वाले और ये डायरेक्टर्स लड़ते रहते थे। इसी इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए नेपोलियन का राइज आपको देखने को मिलता है इस टाइम फ्रेम में, ठीक है। नेपोलियन पावर में आता है और नेपोलियन अल्टीमेटली 1815 में हारेगा। तो ये पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी है। क्या आपको ये कहानी समझ आई? ठीक है, बताओ जल्दी, इज दैट क्लियर? क्या ये कहानी समझ में आई? बोलो बोलो बोलो, चैट में बताओ। चैट में बताइए दोस्तों। अब इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में विमेन का क्या हो रहा था सर, महिलाएं क्या कर रही थी, है ना? इस सवाल आता है, इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में महिलाएं क्या कर रही थी, इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में महिलाएं क्या कर रही थी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मैंने जो पैरेलल वाला सिंबल बनाया था, कहां से मिटेगा तू? नहीं भाई, नहीं भाई, लैंड करवाओ इसको। तो यहां पे जो अपना पॉइंटर था कि इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी में
हमें देखने को मिलता है, इसी के पैरेलल अगर मैं बनाऊं कि विमेन क्या कर रही थी, ठीक है, इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर देखें अपन तो सवाल है विमेन क्या कर रही थी, ये एक टॉपिक बनेगा आपका, ठीक है। स्लेव्स का क्या हो रहा था भाई साहब, ये दूसरा टॉपिक बनेगा, है ना। स्लेव्स का क्या हो रहा था, दूसरा टॉपिक बनेगा। अब तीसरा टॉपिक क्या बनेगा आपका, एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा था। क्लियर है यहां तक, बताओ सारे बच्चे, इज एवरीथिंग क्लियर? क्या यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? सर महिलाएं बातें कर रही थी, पिट जाओगे बेटा, तुम्हारी मम्मी कहीं लाइव स्ट्रीम देखती होगी ना, पीछे से उड़ती हुई चप्पल आएगी एक। बताओ तुम्हें मम्मी को क्या लिख रहे हो तुम चैट में, महिलाएं बातें कर रही थी सर उस समय, है ना। गुड, तो अब फटाक से अपन विमेन, स्लेव्स और एवरीडे लाइफ वाला पार्ट देखते हैं। तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप डायरेक्टरी। डायरेक्टरी सेटअप करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वही है कि एक पर्सन के पास पावर ना रहे, ठीक है, एक पर्सन के पास पावर ना रखते हुए 5 पीपल के पास पावर रहना चाहिए, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ऐसे मीम लैंग्वेज में मत लिख के जाना, स्कूल में बहुत मारेगी मैडम। तो डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, तो यहां पे विमेन जो है, विमेन सिचुएशन जो है, विमेन की सिचुएशन को यहां पे दर्शाया गया है, ठीक है। यहां पे भी आप जैसे देखेंगे तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए क्या किया गया। चलो, तो अगर जैसे आप देखेंगे तो रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में महिलाओं ने भैया पार्टिसिपेट बड़ा चढ़ के किया था, ठीक है। तो फ्रॉम द स्टार्ट वुमेन टुक पार्ट इन रेवोल्यूशन होपिंग इट वुड इंप्रूव देयर लाइव्स, ये उम्मीद में कि स्थिति सुधरेगी, सब कुछ सही होगा। अधिकतर वुमेन ने थर्ड स्टेज में क्या किया, जैसे लॉन्ड्रेसेस, स्टीमरेसेस, वेंडर, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम किया। क्यों? क्योंकि सारे भैया लोग क्या गए थे, लड़ने गए थे, तो भाभी लोग घर पे काम कर रही थी। तो उनकी लाइफ जो थी ना बड़ी स्ट्रगल भरी रही, किस उम्मीद में कि कल को रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन के बाद में राजा वाजा सब खत्म हो जाएंगे, डेमोक्रेसी आएगी, रिपब्लिक बनेगा फ्रांस, तो उन्हें अधिकार मिलेंगे। जब फ्रांस में स्थिति सुधरी, जब जैसे नेशनल असेंबली बनी या फिर कन्वेंशन भी आया, तब उन्हें क्या मिला, तब उन्हें मिला झुंझुना, ठीक है। कुछ स्थिति नहीं सुधरी, तो दे हैड लो वेजेस एंड नो एक्सेस टू एजुकेशन और ट्रेनिंग। पहले ऐसा था कि कोई पैसे नहीं मिलते थे उन्हें, काम के बहुत चुटपुट पैसे मिलते थे, पढ़ने नहीं दिया जाता था, सिर्फ अमीर लोगों की लड़कियां ही जो होती थी वो पढ़ पाती थी, या फिर जिनके हस्बैंड लिबरल्स होते थे वो पढ़ा पाते थे। फाइन, वर्किंग वुमेन हैड आल्सो हैड टू डू ऑल हाउस होल्ड चोर्स एंड टेक केयर ऑफ दी फैमिली। तो जो काम करने वाली महिला आती तो उनको घर का भी काम करना है, बाहर भी काम करना है, इस टाइप से। फाइन, तो विमेन की स्थिति सुधारने के लिए भी आवाज उठाई, और जब पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, जब जैकोबिन क्लब फेमस हुआ था ना, उस समय आप क्या देखेंगे, विमेन ने भी पॉलिटिकल क्लब बनाए, और जो विमेन के पॉलिटिकल क्लब थे उनमें मोस्ट फेमस पॉलिटिकल क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो ऐसे महिलाओं ने भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह बनाए, तो ये सारी चीजें उन्होंने डिमांड करी। फिर अल्टीमेटली होता क्या है ना, जब आप देखते हैं कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ, चैट में बताओ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, तो महिलाओं ने सबने एक मीम की पत्ती उठा ली, क्या कि मैं तो भाई मैं तो टूट गया। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने सोचा कि यार इतना हमने, जब भैया लोग लड़ने गए थे तब हम घर संभाल रही थी, और इन्होंने फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें यही लिख दिया, इसको देखते रहना, मॉनिटर करना थोड़ा, क्या दिक्कत दे रहा है। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। सही आ रहा है अब? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नाउ आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। आप बढ़िया तरीके से दिखाई सुनाई दे रहे हैं ना? चलो परफेक्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहां तक समझ नहीं आए बताओ, फिर से बता देंगे। अरे नहीं,
घर की क्लास है चिंता काहे कर रहे हो? कहां तक समझ नहीं आया जस्ट टेल मी दैट, ठीक है, मैं भी फटाक से करवा देता हूं वापस। मतलब कहां से तुम्हें लैग शुरू हुआ था? विमेन वाला पूरा, ठीक है, विमेन वाला पूरा। तो बेसिकली मैं तुम्हें एक बार फिर से बताता हूं, देखो, तो डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, तो अपन ने कहानी तो समझ ली कि पूरी कहानी चल रही थी, उस कहानी में विमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो अपन वही देखेंगे कि विमेन की सिचुएशन क्या थी रेवोल्यूशन के टाइम पे और विमेन के लिए किया क्या गया, ठीक है, दो चीजें देखेंगे, ये इस टॉपिक में यही बताया गया। तो अब अगर हम देखें विमेन की सिचुएशन क्या थी, तो रोल ऑफ विमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। जब सारे भैया लोग वहां लड़ने गए थे तो भाभियां जो है घर पे काम कर रही थी। तो यहां पे बताया गया है कि दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, घर की स्थिति संभाली, किस उम्मीद में कि जब भैया लोग लड़के जीत के आएंगे तो उनको तिलक लगाएंगे, बोलेंगे लाओ हमारी टॉफी, ठीक है। लेकिन भैया लोगों ने क्या किया तुम्हें पता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बना तो उसमें क्या लिखा था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, विमेन को कुछ नहीं दिया, विमेन को कुछ नहीं दिया। तो इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि विमेन ने बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए और विमेन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उनको लो वेजेस मिलती थी, पढ़ने का कोई उनको मौका नहीं मिलता था, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स जो कह सकते हैं अमीर लोग होते थे उनके यहां लड़कियां पढ़ पाती थी या फिर जिनके हस्बैंड्स उन्हें पढ़ाना चाहते थे वही पढ़ पाती थी। वर्किंग वुमेन को घर का भी काम करना पड़ता था, घर के बाहर का भी काम करना पड़ता था। तो महिलाओं की स्थिति जो थी बड़ी खराब थी, ठीक है। दे फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स, उन्होंने अपने स्थिति के सुधार के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, विमेन ने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। तो उन पॉलिटिकल क्लब्स में एक जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल क्लब था वो कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल क्लब था जो महिलाओं ने बनाए थे, उनमें से एक। व्हाट माय पॉइंट? अगली चीज क्या देखें, तो अब स्थिति तो खराब थी लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। तो जैसे आप देखोगे कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मतलब नेशनल असेंबली को कहा जाता है, तो उस नेशनल असेंबली के टाइम फ्रेम में कुछ कुछ चीजें हुई, जैसे स्टेट स्कूल्स बनाए गए, अब महिलाओं को जबरदस्ती आप शादी नहीं करवा सकते थे, डाइवोर्स वगैरह जो था और मैरिज जो थी उसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट और लीगल बैकिंग मिली। फाइन, विमेन जो है अपने आप को जॉब्स के लिए ट्रेन कर सकती थी, बिजनेसेस चला सकती थी, आर्टिस्ट वगैरह बन सकती थी। तो ये सारे चेंजेस लाए गए, लेकिन क्या होता है कि खुशी दो पल की ही थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही जब रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड आता है ना, जैकोबिन क्लब का जब टाइम पीरियड आता है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर जब पावर में था तो उसने महिलाओं की पॉलिटिकल एक्टिविटी को बैन कर दिया, उसने सारे विमेन क्लब वगैरह सबको शट डाउन कर दिया। लेकिन ये महिलाएं अपने राइट्स के लिए लड़ती रही, आखिरी दम तक लड़ती रही। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि एक विमेन को वोटिंग राइट के लिए जो अधिकार मांगने के लिए महिलाओं ने जो मूवमेंट चलाया था वो मूवमेंट विमेन सफ्रेगेट मूवमेंट में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है। तो ये फ्रांस के रेवोल्यूशन में फ्रांस की विमेन की स्थिति थी। क्लियर है? इस सवाल का जवाब दो, बताइए। कितना लंबा चैप्टर है? बस खत्म ही होने वाला चैप्टर तो बड़ा है यार। और मैंने देखो हर पार्ट को कवर करते चला हूं, क्वेश्चन देते चल रहा हूं, हर पार्ट को कवर करते चल रहे हैं। वेजेस का मतलब ये होता है बाबू सैलरी, एक तरह से जो वेजेस होती है उसको सैलरी समझ लो। मतलब जब डेली मिलती है तो उसको वेज कहते हैं, मंथली मिलती है तो उसको सैलरी कहते हैं। Women started their own political club and newspaper to discuss the voice and their interest. Which women club were the most famous? ठीक है, कौन सा विमेन क्लब फेमस था? तो दी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये चलो, हाउ डिड विमेन एक्सप्रेस देयर डिमांड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो कैसे डिमांड एक्सप्रेस करी विमेन ने? उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, ध्यान आ रहा है? पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, वोटिंग राइट डिमांड किया, लेकिन मिला नहीं सब कुछ भी। मेंशन 3 लॉज, तो 3 लॉज में आप क्या क्या लिख देंगे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ विमेन। तो आप मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन और ट्रेनिंग ये लिख सकते हैं, है ना? ये सारे लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो अब ये टॉपिक भी मजेदार है कि पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहले तो ये देखेंगे कि स्लेवरी थी क्या।
स्लेवरी थी क्या, मतलब जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में देखने को मिलेगा। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में देखने को मिलेगा। और फिर दूसरा जो है स्लेवरी थी क्या, और दूसरी चीज जो आपको देखने को मिलती है कि फ्रांस में स्लेवरी की सिचुएशन क्या रही, फ्रांस में स्लेवरी की सिचुएशन क्या रही। तो ये दो टॉपिक्स हैं, समझे, ये दो टॉपिक्स है जो आपको समझना है कि पहला तो स्लेवरी थी क्या और फ्रांस में स्लेवरी की सिचुएशन क्या रही। गॉट माय पॉइंट। तो आ जाओ, समझे यहां तक। गुड। अब तो नेटवर्क इशू नहीं आ रहा ना, अब तो सही चल रहा है। नहीं यार मत तो करो, स्टेबल इंटरनेट दिख रहा है मुझे। क्लियर है ना। ब्रेक दूंगा बाबू, एक और चैप्टर करेंगे अपन ज्योग्राफी का, उसके बाद में। अब ज्योग्राफी के छोटे छोटे चैप्टर है, तो मुझे लग रहा है कि अब हमारे 3 चैप्टर जो है तो आगे आने वाले 1 से 2 घंटे में 3 चैप्टर और कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मतलब इसके पहले ही ब्रेक दे दूंगा, चिंता ना करो। चलो अब स्लेवरी की बात करें ना, तो देखो जैकोबिन गवर्नमेंट ने क्या किया ना, स्लेवरी को खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें पुअर पीपल थे। लेकिन आप देखेंगे तो जब डायरेक्टरी थी तो डायरेक्टरी ने स्लेवरी को वापस रीइंट्रोड्यूस कर दिया, नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस करा था। और नेशनल असेंबली ने भी स्लेवरी को बंद नहीं करा था, क्योंकि नेशनल असेंबली में कौन लोग थे, नेशनल असेंबली में रिच लोग थे ना, जो रिच मेंबर थे उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, तो उन्हें तो स्लेवरी चाहिए थी, क्योंकि स्लेवरी से ही क्या था, उनका बिजनेस चलता था। तो स्लेवरी थी क्या बेसिकली, तो देयर वाज अ सिस्टम ऑफ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। कैसे? तो आप देखेंगे यूरोप, इधर यूरोप के बाद में ये अफ्रीका, तो अफ्रीका के बाद में इधर ये अमेरिका, ठीक है। तो क्या होता था ना कि यूरोप से लोग निकलते थे, अफ्रीका में स्लेव्स खरीदते थे, और ये स्लेव्स को अमेरिका में ले जाके उनके खेतों पे काम करवाते थे, और जो प्रोडक्ट आता था, पैसा आता था, वो सारा यूरोप में जाता था। तो ऐसे एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, जहां पे अफ्रीकन को बेचा जाता था अमेरिका में काम करवाने के लिए एज ए स्लेव, ठीक है, ताकि वो कैरेबियन आइलैंड्स में प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम कर सके, जहां पे टबैको हो गया, कॉफी हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स को, ट्रॉपिकल क्रॉप्स को ग्रो करे। और यूरोपियंस वहां काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा रहता था। तो स्लेव्स खरीदते थे यूरोपियंस, और अपने फार्म्स पे स्लेव्स से काम करवाते थे। तो यूरोपियंस जो थे ना, तो यूरोपियंस जो थे वो जैसे फ्रेंच सिटीज सच एज बॉर्डोएक्स, नेंटिस, यहाँ पे बॉर्डोएक्स है, नेंटिस है, ये पोर्ट सिटीज हैं, पोर्ट फ्रेंच सिटीज। तो इन सिटीज से क्या करते थे, इन सिटीज से निकलते थे स्लेव्स को अफ्रीका से खरीदते थे और अमेरिका में बेचते थे, ऐसा, ठीक है। तो और ये सिटीज अमीर ही इसलिए हुई क्योंकि ये स्लेव ट्रेड करती थी। शुगर, कॉफी, इंडिगो, अमेरिका से सामान यहां आता था, जो कि स्लेव्स की मेहनत के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। अब होता क्या था ना कि जब बात आई कि स्लेवरी को रखा जाए नहीं रखा जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो जैसे मैंने बताया कि ओल्ड रिजिम में तो स्लेवरी थी, लेकिन जब नेशनल असेंबली बन रही थी तो मेनी इन फ्रांस अपोज्ड एंडिंग स्लेवरी। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली में अमीर लोग थे, बिजनेसमैन थे, एंड दे मेड देयर मनी फ्रॉम दिस स्लेवरी ओनली। फाइन। लेकिन जब नेशनल असेंबली थी तो उन्होंने कोई लॉ नहीं लाया, एंटी स्लेवरी लॉ। लेकिन जैकोबिन गवर्नमेंट जब आई पावर में 93 में, तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने स्लेवरी को बंद कर दिया, क्योंकि वो गरीब व्यक्तियों की गवर्नमेंट थी। लेकिन जब जैकोबिन गवर्नमेंट गई तो स्लेवरी को फिर से रिटर्न कर लिया। तो स्लेवरी को किसने रिटर्न करा? जैकोबिन, नेपोलियन ने। तो स्लेवरी रिटर्न्स अगेन। लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली आपको देखने को मिलता है कि 1794 में तो रीइंट्रोड्यूस हो जाती है ना, लेकिन अल्टीमेटली 1848 में स्लेवरी को खत्म होते देखने को मिलती है। 1848 में ये यहां पे रीइंट्रोड्यूस किसने करी? तो जो डायरेक्टरी आती है, तो डायरेक्टरी में अगेन रूलिंग क्लास के लोग थे, तो डायरेक्टरी और नेपोलियन, इन्होंने स्लेवरी को सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन स्लेवरी अल्टीमेटली एंड होती है 1848 में, समझ गए। तो स्लेवरी की ये कहानी है। अगर मैं स्लेवरी का यहां पे तुम्हें ग्राफ दिखाऊं तो स्लेवरी क्या थी ओल्ड रिजीम में, ओल्ड रिजीम मतलब रेवोल्यूशन से पहले, ओल्ड रिजीम में स्लेवरी थी। फिर क्या होता है, नेशनल असेंबली के टाइम भी, नेशनल असेंबली के टाइम भी स्लेवरी थी। फिर क्या होता है, ओल्ड रिजिम में भी थी, नेशनल असेंबली के टाइम भी थी स्लेवरी।
नाच गए तो ओल्ड रिजिम में भी थी, नेशनल असेंबली के टाइम भी थी स्लेवरी। फिर जो जैकोबिन गवर्नमेंट आती है, जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम, जैकोबिन के समय स्लेवरी को बंद कर दिया गया था। मैं तुम्हें स्लेवरी का बता रहा हूं, है ना। फिर क्या होता है, लेकिन वापस से जब डायरेक्टरी आती है तो स्लेवरी को वापस रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाता। और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली 1848 में अबॉलिश होती है, अबॉलिश होती है स्लेवरी। क्लियर हुआ? बताओ यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये अपन ने स्लेवरी पढ़ लिया। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता था, तो आप बताएंगे अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच में। स्लेवरी फाइनली अबॉलिश कब होती है कॉलोनीज में, एंड हु रीइंट्रोड्यूस्ड। तो अबॉलिश एक बार होती है फ्रेंच कॉलोनीज में, आपको कब देखने को मिलता है, 1794 में, लेकिन रीइंट्रोड्यूस कर देती है डायरेक्टरी उसको। ठीक है, डायरेक्टरी रीइंट्रोड्यूस कर देती है ना। चलो लास्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब इसमें बेसिकली क्या बताया गया ना, इस टॉपिक में बताया गया है कि जो पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन अपन ने पढ़ा, तो अपन ने देखा वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, स्लेव्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, लेकिन इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपको ये देखना है, इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का अल्टीमेटली हमारे आम जीवन पे, जो उस समय लोग रह रहे थे उनके आम जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, यहां पे वही बताया गया है, इंपैक्ट ऑन द लाइफ, ऑन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल है उनकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, कॉमन पीपल की लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा वो, और लास्ट में नेपोलियन का कंक्लूजन। क्लियर हुआ? तो अगर यहां देखें तो 1789 के रेवोल्यूशन जहां से स्टार्ट हुआ, व्हेन द बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन वाज स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिक्स बिगन टू इन्फ्लुएंस डेली लाइफ। जैसे अब लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या भाषा बोलेंगे, क्या किताब पढ़ेंगे, वो क्यों, क्योंकि पहले राजा सब कुछ कंट्रोल करता था, लेकिन अब राजा का बाजा बज गया था। तो ओल्ड रिजिम में क्या, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले, हर चीज को राजा से अप्रूवल लेना पड़ती थी। ठीक है, पब्लिश करने से पहले। ठीक, लेकिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच डिक्लेयर कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक नेचुरल राइट बता दिया गया। तो लोग अब खुल के पढ़ सकते थे, खुल के बता सकते थे, लिख सकते थे। तो इससे लोगों को एक नया पावर मिला। ठीक है, नए आइडियाज स्प्रेड हुए। फाइन, नाउ एनीवन कुड प्रिंट न्यूज़पेपर, बुक्स, पैम्पलेट फ्रीली। ठीक है, वो बिना किसी दबाव के लिख सकता था, बता सकता था अपने विचार, जिससे क्या है ना, जिससे रेवोल्यूशन से लोगों के आम जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क, प्रभाव देखने को आपको मिलता है। व्हाट माय पॉइंट? अब नेपोलियन जो है, तो जैसे लास्ट में अपन ने नेपोलियन की मृत्यु नहीं पढ़ी ना, नेपोलियन की मृत्यु बताता हूं मैं आपको। तो नेपोलियन जो है तो 1798-99 से वो लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। 1804 में नेपोलियन एक तरह से अपने आप को अपने प्राइम पे होता है। तो नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन एम्परर बनाता है अपने आप को फ्रांस का, और वो क्या करता है, नेपोलियन बहुत सारे चेंजेस लाता है। जैसे उसने सारी डायनेस्टीज खत्म कर दी, कि कोई ऐसा नहीं है बॉर्बन डायनेस्टी और ये डायनेस्टी वो डायनेस्टी, आप सबको हटा दिया उसने। फाइन, मॉडर्न लॉज लाया, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाएगा, वो डेसिमल सिस्टम लाया, वेट एंड मेजरमेंट लाया। ठीक है, तो नेपोलियन को शुरुआत में लोग लिबरेटर की तरह देखने लगे। ये ध्यान रखना है टॉपिक, क्योंकि 10th में भी पढ़ोगे। तो शुरुआत में लोगों को लगा कि नेपोलियन कितना अच्छा आदमी है यार, कितने मॉडर्न चेंजेस लेके आ रहा है। लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा है ना, कि नेपोलियन और उसकी आर्मी जो है, तो वो मॉडर्न लॉज तो ला रही है, मॉडर्न चेंज तो ला रही है, लेकिन फ्रांस से निकल के वो स्विट्जरलैंड में गए, तो स्विट्जरलैंड की आर्मी को वहां पे उन्होंने हरा दिया, स्विट्जरलैंड पे कब्जा कर लिया। तो जो मॉडर्न चेंजेस ला रहा है नेपोलियन, लिबरेटर की तरह उसको देखा जा रहा था, लेकिन बाद में उसको इन्वेडर की तरह भी देखा गया कि वो मॉडर्न चेंजेस तो दे रहा है, लेकिन हमारी आजादी तो छीन ले रहा है ना। अरे हमारे यहां आके हमारे राजा को तो हटा देगा, लेकिन हम उसके गुलाम बन जाएंगे फिर। फाइन, ऐसा हो रहा था। तो इवन आफ्टर हिज फॉल, लेकिन आदमी अच्छा था, मतलब आदमी कैसा, उसके विचार अच्छे थे। तो उसके जाने के बाद भी 1815 में उसकी मृत्यु, मतलब उसको हरा दिया जाता है। उसके हराने के बाद भी उसके जो आइडियाज थे ना, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी के,
These ideas continued to influence Europe and helped in ending feudal system. तो जो राजा वाला सिस्टम था उसको खत्म करने में बहुत मदद करी। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रह गए, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज जो है तो इन्होंने अराउंड दी वर्ल्ड सबको इंस्पायर किया। हमारे यहां भी जैसे आप देखोगे तो टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर जो थे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखा। टीपू सुल्तान ने अपनी किंगडम में एक पेड़ भी लगाया था ट्री ऑफ लिबर्टी के नाम से, समझे? तो दिस वाज द स्टोरी। Which of the following statement is incorrect in context of revolution and its impact on everyday life? बताओ, इनकरेक्ट बताना स्टेटमेंट कौन सा है? फ्यूडल सिस्टम क्या होता है ना, सामंतवाद कहते हैं इसको, जिसमें एक राजा होता है और राजा अपने अंडर में और राजाओं को रखता है, तो वो जो और छोटे छोटे राजा है ना वो आम जनता का आम बना देती हैं, ठीक है? तो वो फ्यूडल सिस्टम होता है। जैकोबिन क्लब को रूल करने वाला व्यक्ति था मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्यों दोस्तों, क्लियर हुआ? चलो, तो अब इसी बात पे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक कदम और उन्नति की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Soon after the storming of Bastille in summer of 1789, censorship was abolished. Now the books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved. Now the books, newspaper, plays could be performed only after they had been approved by the censor of king. Freedom of press also meant that opposing views of event could be expressed. ठीक है, each side sought to convince the other of its position through the medium of print. तो अब देखो, जब अबॉलिश हो गई है सेंसरशिप, तो अब राजा की जरूरत तो है ही नहीं ना, तो ये वाला गलत है स्टेटमेंट। अब राजा की जरूरत है ही नहीं आपको परमिशन लेने की, तो बी होगा इसका राइट आंसर। बी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि राजा की अप्रूवल लेना पड़ेगी। जब सेंसरशिप अबॉलिश हो गई, सेंसरशिप मतलब कि पहले राजा सब कुछ चेक करता था कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? अब सेंसरशिप अबॉलिश हो गई कि अब राजा चेक नहीं करेगा, राजा है ही नहीं, क्या चेक करेगा राजा? वैसा